हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। मैं अक्षय शर्मा, योर मैथमेटिक्स मेंटर, स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में। आज मैं लेकर आया हूं लेक्चर नंबर 5 ऑफ क्लास 12th डिटरमिनेंट्स। आज के लेक्चर में देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड क्लास के अंदर, हमारे 12th बोर्ड के अंदर इसके अंदर से बड़ा मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और वो भी आप देख सकते हो इस साल बोर्ड में भी आया है। तो कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। इक्वेशन तो समझते हैं ना आप, समस्याएं, हमारी जिंदगी में इतनी समस्याएं रहती हैं, उन समस्याओं को आपको क्या ढूंढना है, सॉल्यूशन। लेकिन समस्या जो इसके अंदर आएगी ना, वो कौन सी आएंगी, सारी अपनी दुनिया की नहीं आएंगी, अपने जो अलग अलग समस्या नहीं आएंगी। अपने पास जो समस्या आएंगी वो आपके आएंगी कौन सी, लीनियर इक्वेशन। कौन सी आएंगी भैया, लीनियर इक्वेशन। दिख रहा है ना आपको यहाँ पर से, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन जो था वो हमारी 10वीं क्लास में भी आया था, पर अब अपने पास क्या है, पिछले में इक्वेशंस दो आती थी और वेरिएबल्स कितने थे, दो। लेकिन अब अपने पास क्या है, वेरिएबल्स बढ़ेंगे और वेरिएबल के साथ इक्वेशंस भी बढ़ेंगे। तो आओ इसको समझते हैं, इनको सॉल्यूशन कैसे ढूंढेंगे, क्या मेथड्स होंगे, किस बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटे। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। ठीक है, तो सवाल आता है अपने पास कि हमारे पास समस्याएं कैसे आएंगी। पहला तो ना, समस्याएं कैसे आएंगी, तो देखो समस्या कैसे आएंगी। तो हमारे पास जो समस्या आती है उनका पहले नाम देख ले। उनका नाम क्या है सर, नाम है साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस का मतलब क्या है, पहले वो समझ लो। तो अपने जो सिलेबस है उसके अंदर दो वेरिएबल दो इक्वेशन, क्योंकि आपको पता है जिंदगी में इक्वेशंस में कितनी भी इक्वेशन आ सकती है और वेरिएबल भी कितनी आ सकते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो हमारे पास जितने वेरिएबल है ना, उतनी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे अपने पास देखो, दो वेरिएबल तो दो इक्वेशन, तीन वेरिएबल तो तीन इक्वेशन। ठीक है, तो चार वेरिएबल तो चार इक्वेशन आपको लगेगी इंडिपेंडेंट, तब जाके आप उनको सोल्यूशन ढूंढ सकते हो। सोल्यूशन का मतलब क्या है, तो उससे पहले मैं ये समझाता हूँ साइमल्टेनियस वर्ड जो है उसका मतलब क्या होगा। देखो साइमल्टेनियस का मतलब आप समझो ध्यान से कि हमारे पास देखो ये दो इक्वेशन है, ठीक है, और ये दोनों लीनियर इक्वेशन है, 10th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो इन दोनों के अंदर वेरिएबल्स दिख रहे हैं आपको, एक एक्स वाई और इसमें भी क्या है, एक्स वाई। तो जब दोनों इक्वेशंस के अंदर वेरिएबल सेम होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस। कल को मान लो आप बोलोगे सर इसमें एक्स वाई, तो इसमें मान लो यू वी वेरिएबल आ गया, तो वो इक्वेशंस का पेयर तो होगा पर उनके अंदर अलग अलग वेरिएबल्स, तो वो साइमल्टेनियस नहीं होगा। क्योंकि हम लोग चाहेंगे कि भाई सॉल्यूशन ढूंढने का मतलब है एक्स और वाई की वो वैल्यू ढूंढूं जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर जाए, तो वही तो बनेगा इनका सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन का मतलब कॉमन सॉल्यूशन जो इन दोनों को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अगर तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन, तो एक्स वाई जेड आपको दिख रहा है, तो इसमें तीन वेरिएबल तो तीन इक्वेशन, यानी कि तीन वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यू जो इन तीनों सेटिस्फाई कर जाए, तो वो आपका क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। तो साइमल्टेनियस का मतलब समझ में आ गया कि इनमें वेरिएबल सेम मिलेंगे। ठीक है, ये समस्या है आपके पास जीवन में ना। अब आता है कि हमारे पास जो समस्याएं, इनको देख लो भैया, ऐसे लिखी पड़ी है। अब हमारी जिंदगी में चल क्या रहा है, डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट्स का रिश्ता मैट्रिक्स से चलता है। तो कुल मिला के मुझे ये जो समस्या है ना, इसको पहले अपने तरीके से डालना पड़ेगा। देख भाई, समस्या तू आ तो गई है, पर हम चाहेंगे कि तू ऐसा बन क्या, तभी तो हम सोल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन निकालने से पहले आपको उसको थोड़ा सा मेकअप करना पड़ेगा। वो मेकअप कैसे करेंगे, तो ये देख लो, ये इक्वेशंस को मैंने ऐसे कन्वर्ट करा है, तो कैसे करें थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, आ जाओ। तो देखो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि 10वीं क्लास में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लेते थे हम, स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर से कांस्टेंट वाले उधर भेज देंगे, तो तब जाके आप इसको लिखोगे ऐसे। अब देखो लिखा कैसे गया, ध्यान से देखो, a1 b1 a2 b2, ये आपके कोफिशिएंट लेके पड़े, और a1 b1 a2 b2 को मैंने ऐसे लिख दिया इसके अंदर, ये एक मैट्रिक्स बन गया। उसके बाद जो आपका वेरिएबल है उनको आपने ऐसे लिख दिया, और जो बाकी c1 c2 कांस्टेंट है उसको ऐसे लिख दिया। तो ये लिखा कैसे है, तो आओ इसको समझते हैं। तो देखो भाई, यहां से आप ये बताओ कि इसको मल्टीप्लाई करने इस मैट्रिक्स से, तो कैसे होगा, a1x प्लस में b1y, ये लिखा पड़ा है। और जो यहाँ पर बनेगा ना, वो मैट्रिक्स बराबर होगा इसके, तो इसका जो पहला एलिमेंट है वो c1 के बराबर हो जाएगा। तो हो गया, समझ में आ गया, समझ में। ठीक है, ऐसे यहाँ पर से अगर दूसरा देखूंगा तो a2x प्लस b2y, और ये किसके बराबर हो जाएगा, आपका c2 के। इस तरीके से मैंने इस चीज को ऐसे मस्त करके लिख दिया, तो ये रिप्रेजेंटेशन मैंने कर दिया इसको मैट्रिक्स फॉर्म में। अब इसका नाम क्या है, तो आप देखो यहाँ पर इसको नाम दे सकते हो, क्योंकि ये कोफिशिएंट है, तो आप इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोल दो, तो क्या दिक्कत है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, एक्स वाई वेरिएबल है, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, वेरिएबल मैट्रिक्स। क्या बोल सकते हो आप इसको, वेरिएबल मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद ये आपका C1 C2 कांस्टेंट है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, कांस्टेंट मैट्रिक्स। समझ में आ गई मेरी बातें। ठीक है सर, ऐसे ही अगर मैं तीसरे वेरिएबल और तीन इक्वेशन पे जाऊं, तो देखें, तो उसमें भी देखो ये कर रखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और बाकी कांस्टेंट को उधर लिख रखा है। तो इसके अंदर a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये आपके क्या है, कोफिशिएंट। तो ये आपका फिर से क्या बन गया, ये आपका बन गया कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कोफिशिएंट का मैट्रिक्स।
ठीक है। उसके बाद ये आपका क्या बन गया फिर से वेरिएबल मैट्रिक्स। ठीक है, और लास्ट में आपका ये सारे कांस्टेंट तो आप क्या बोलोगे, कांस्टेंट मैट्रिक्स है। ये समझ में आ गई। तो पहले आपके पास जो समस्याएं मिलेंगी उनको आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर, उसके बाद आप सोल्यूशन करने के लिए जाओगे। अब सोल्यूशन करना कैसे है तो आगे बात करते हैं। देखो इसके अंदर हमारे पास जो मेथड्स आते हैं ना, है ना, मेथड्स क्या आते हैं अपने पास, जो मेथड्स आते हैं ना वो दो मेथड्स आते हैं। तो एक आपका हो जाएगा जिसका नाम है मैट्रिक्स मेथड और दूसरा आपका है डिटरमिनेंट मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड जो है वो दिया किसने था, तो इन्होंने दिया था, तो इन भाई साहब का नाम क्या, गोस जॉर्डन मेथड। तो इसलिए यहाँ पर से इसको गोस जॉर्डन मेथड भी बोलते हैं क्योंकि गोस जॉर्डन द्वारा दिया गया था। अब डिटरमिनेंट जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, ये आपका सिलेबस में नहीं आएगा, ये एनसीईआरटी में इसके बारे में बताया नहीं गया। तो डिटरमिनेंट मेथड जो है वो दिया किसने था वैसे, क्रैमर रूल ने, क्रैमर रूल बोलते हैं, क्रैमर भाई साहब ने दिया था। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए इसमें बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। जेई वगैरह के अंदर आता है, इसमें चर्चा नहीं करेंगे, 12th क्लास के अंदर इसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको। हाँ भाई, तो अब आप मुझे बताओ मैट्रिक्स मेथड जो है वो आपके सिलेबस में बिल्कुल है, तो आपको सोल्व कैसे करना है। सबसे पहली चीज ये समझ लो कि ये जो चीज हमने करी थी ना यहाँ पे, ये मैट्रिक्स मेथड का ही पार्ट है कि मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है पहले तो। उसके बाद देखो ये बड़ी बड़ी चीजें आ रही है मैट्रिक्स का, तो आप खुद नाम दे सकते हो। तो मैं इसको क्या देता हूँ जनरली नाम, मैं इसको क्या दूंगा कि मैं इसको बोल देता हूँ यहाँ से कि भाई तू जो है, तू आज से कहलाएगा ए, ठीक है। उसके बाद जो वेरिएबल इसको हम क्या बोलते हैं, आज से तो कहलाएगा एक्स, और जो आपका ये कांस्टेंट वाला है इसको हम क्या देते हैं नॉर्मली बी बोलते हैं। तो ये लिखा पड़ा है ए इंटू एक्स बराबर में बी, ए इंटू एक्स बराबर में बी। तो आगे आपको सिंपलीफाई कैसे करना है, तो आओ समझते हैं इसको। कि अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स वाले को मैं लिख दिया ए एक्स बराबर में बी, तो आप ये समझ लो कि यार मेरे पास एक तरह से इक्वेशन है और एक्स की तो निकालनी। तो ये जो ए है ये कहाँ जाएगा, आपका डिवाइड में जाता है। अब मैट्रिक्स डिवाइड में होता नहीं है, तो मैट्रिक्स जब डिवाइड जाता है तो एक तरह से ए इनवर्स की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, इनवर्स की। तो आप इनवर्स कैसे बनाओगे, तो ये ए उधर जाएगा तो इनवर्स बनेगा, पर इसको बनाते कैसे टेक्निकली, हम बोलते हैं कि सर आप है ना प्री मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, प्री मल्टीप्लाई कर दो, किससे, इसको हटाने के लिए ए का पेयर क्या आएगा, ए का कपल कौन है, ए इनवर्स, तो यानी प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स कर दो। तो यानी ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स बराबर में ए इनवर्स बी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई इतनी, आगे नहीं आ गई। चलो, तो अब यहाँ पर से ए इनवर्स इंटू ए कितना हो गया आपका, सर ये हो जाएगा आपका आई, और आई होते ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक्स से करूंगा तो ये आपका फिर से क्या जाएगा, एक्स मैट्रिक्स, और ये आपका ए इनवर्स बी बन गया। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, ए इनवर्स बी। अब आपका ए इनवर्स बी आ गया, तो आप मुझे बताओ कि ए इनवर्स का आपका जो है फॉर्मूला आपको पता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ये आपका चल रहा है यहाँ पर से बी। तो फाइनली जो आपका पूरा की पूरा फॉर्मूला आ गया वो ये आ गया कि यहाँ से इसको पूरे को एक साथ ही कर देते हैं, ये आपका पूरा पूरा फॉर्मूला आ गया। तो आपको कहीं ना कहीं इक्वेशन सोल्व करने के दौरान ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए आपको पता ही है, निकालना आता है ना, नीचे जीरो नहीं हो सकता वगैरह वगैरह सब चीजें पता है आपको, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है, तो आप आगे चर्चा करते हैं। चलो भाई, तो यहाँ पर से एक काम करते हैं कि जो भी चीजें समझी है ना वो तो लिख दी है थ्योरेटिकल, अब हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ताकि समझ में आए आपको। तो भाई सबसे पहली चीज तो जर्नल फॉर्म सही है क्या, देखो दोनों वेरिएबल्स यहाँ पे बाकी कॉन्स्टेंट उधर है। तो इसको पहले तो हम बोलेंगे कि तू एक काम कर, रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, रिप्रेजेंट एस, इसको करते हैं किसमें, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो बताओ क्या बनेगा, तो यहाँ से आप मुझे बताओ, इसको हम लिखेंगे ये कोफिशिएंट 2 5 3 2, उसके बाद आपका आ जाएगा इनटू में एक्स वाई बराबर में 1 और 7। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसका नामकरण क्या करना है, तो आपको पता है इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये आपका ए लिखा पड़ा है, ये आपका एक्स लिखा पड़ा है, ये आपका बी। अब डायरेक्टली हम अभी सीख के आए, ये एक्स बराबर में बन गया आपका ए इनवर्स बी। तो यहाँ से इसको मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है भैया, अब हमको क्या करना है कि ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, और ए इनवर्स कहाँ से निकालेंगे, ये जो ए है उसका इनवर्स निकाल लेते हैं। तो पहले फटाफट से निकालते हैं क्या, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो पहले एक काम करें, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आएगा, तो इसका डिटरमिनेंट निकालो, 2 दूनी 4 माइनस 15, तो 4 माइनस 15 मतलब हो गया -11, और -11 जीरो के बराबर नहीं है, मतलब आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा तो आप फटाफट से एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने कोई बड़ी बात थोड़ी है, तो डायरेक्टली मैं ए इनवर्स निकाल लेता हूँ। ए इनवर्स हो जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए।
आप मुझे बताओ कि डिटरमिनेंट है -1/11 और आपके पास एडजॉइंट कैसे निकलता है, तो को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो। बाकी डायरेक्टली शॉर्टकट क्या है इसका कि आप डायरेक्टली डायगोनल एलिमेंट्स लिखो, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट लिखने का मतलब इंटरचेंज करना है, ठीक है। उसके बाद समझ गए ना ये ऐसे। हाँ, उसके बाद नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो -5 और ये -3, तो ये आपका ए इनवर्स आ गया। अब अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। अब आप उठाओ इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट हमारे पास क्या आएगा देखो, इसको उठाओ। तो यानी x बराबर में ए इनवर्स की वैल्यू डाल दो -1/11, और ये आपका ए इनवर्स 2 -5 -3 2। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है b से, तो b आपके पास क्या है, ये रहा 1 और 7, ठीक है। तो अब आपको मैंने समझ में है क्यों नहीं करा मल्टीप्लाई। भाई देखो, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कचरा बनेगा, कचरे को मल्टीप्लाई करने में बहुत मेहनत लगेगी। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में -1/11 कहाँ भागे जा रहा है, बाद में कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ से x बराबर में कितना बनेगा, -1/11 यहाँ रखते हैं, और ये आपका बनेगा कितना देखो, तो ये बन जाएगा 2 और -35, तो 2 -35 जाएगा माइनस का 33। उसके बाद यहाँ पर से बनेगा -3 + 14, तो -3 + 14 कितना जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11 प्लस का, ठीक है, सही है। अच्छा, अब आपको करना है इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो अब आप मुझे बताओ x जो है आपका कैपिटल X, वो क्या है आपका ये वाला, तो इसको आप कंपेरिजन के लिए डाल दो इधर x और y बराबर में, यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको करेंगे तो बनेगा आपका 3 और यहाँ बनेगा आपका -1, ठीक है। तो ऑन कंपैरिजन आपके पास आ जाएगा x बराबर में कितना 3 और y बराबर कितना आएगा -1। तो ये इनके आंसर आ गए। और कभी भी आपको डाउट हो ना आंसर है सही है गलत है, तो आप इन वैल्यूज को डाल दो दोनों के अंदर, वो आपको सेटिस्फाई कर जाएगी, तो समझ जाओ सही है। चेक करें, देखो 3 दूनी 6, 6 - 5 1, उसके बाद आएगा 3 3 9, 9 -2 कितना हो गया 7, तो सेटिस्फाई कर गया, मतलब 100% ये इसके आंसर है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। हाँ भाई, अब अपने पास जो है ना, एक तो एग्जांपल ले लिया, अब हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन के टाइप समझते हैं। सॉल्यूशन कैसे होते हैं, जैसे बचपन में याद है ना 10वीं क्लास में कि नो सॉल्यूशन होता था, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यूनिक सॉल्यूशन का केस होता था, है ना, ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते थे। तो ऐसे सारे केसेस जो है ना अब इसमें भी लागू होंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर से पहली चीज तो ये वर्ड क्या आया सर, ये वर्ड क्या आया, नॉन होमोजीनियस। तो नॉन होमोजीनियस समझने से पहले आपको होमोजीनियस समझना पड़ेगा। होमोजीनस क्या होता है, होमोजीनस क्या होता है, ठीक है। तो समझो कि मैंने कोई एक्सप्रेशन लिखा x² प्लस में xy प्लस में y², ठीक है, ये सही है। अब इसको आप बराबर 0 लिख दोगे तो इक्वेशन बन जाएगी, समझ में आ गई भाई बात। अब आप ये बताओ कि सर x की पावर 2 है, तो आप देखो कितने टर्म आ रही है, 3 टर्म आ रही है। हर टर्म में जो वेरिएबल्स दिख रहे हैं ना, उनकी पावर का सम कर दो, कितना जाना चाहिए, वो अगर सेम आता है तो होमोजेनियस है। मतलब कि इसमें हाईएस्ट पावर 2 चल रही है, इसमें पावर 1 + 1 करूंगा तो कितना आएगा 2, और इसमें भी पावर अकेला वेरिएबल है तो उसकी पावर का सम क्या करूंगा 2 ही आएगा। तो जब सारे टर्म्स में जो वेरिएबल्स दिख रहे हैं उनकी पावर कुल मिला के सेम आती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनस एक्सप्रेशन। और बराबर 0 लगने से ये बन गई होमोजीनियस इक्वेशन। लेकिन मान लो कि सर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मैंने बोलिया x³ प्लस में 3x² प्लस में 4xy, तो क्या ये होमोजीनियस है क्या। तो आप देखोगे ध्यान से कि यहाँ से इसमें तो आ रहा है 3, कितना आ रहा है 3, इसमें कितना आ रहा है 3, और इसमें कितना आ रहा है 2। तो यानी कि यहाँ पर से हर टर्म में वेरिएबल्स की एच पावर सेम नहीं आ रही, मतलब ये होमोजीनियस नहीं है। तो फिलहाल आप देख लो ये होमोजीनियस तो नहीं है, देख लो है क्या नहीं है बताओ, 1 1 1, इसमें वेरिएबल्स की पावर 1 है पर इसमें कांस्टेंट है, तो इसमें वेरिएबल की पावर 1 नहीं है, मतलब 0 मान लो ऐसा। तो कुल मिला के हर टर्म में वेरिएबल्स की पावर सेम नहीं आ रही, मतलब ये होमोजीनियस नहीं है। क्या है फिर, ये नॉन होमोजीनियस है, ठीक है, नॉन लगा दिया बस, कुछ नहीं। अब देखो भाई, यहां से आप मुझे बताओ, इसको आप कन्वर्ट कर लोगे जो भी है, तो आप जब सोल्व कर दे तो x बराबर a इनवर्स b एडजॉइंट ऑफ अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ n टू b, ये आपने फॉर्मूला है ना। उसके बाद आप सॉल्यूशन कितने आएंगे, यूनिक, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आएंगे, कंसिस्टेंट कब होगी लाइंस, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली बात यहाँ से शुरू होती है हमारी जिंदगी में, कहाँ से, यहाँ से। देखो भाई, अपने पास जो है ये क्या लिखा पड़ा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर आपका नॉट इक्वल टू 0 आता है, यानी कि नीचे की वैल्यू 0 नहीं है ना, नीचे की वैल्यू 0 नहीं है, तो ऊपर चाहे कुछ भी हो, तो हमारा हमेशा क्या आएगा, यूनिक सोल्यूशन। क्या मिलेगा आपको, यूनिक सोल्यूशन, मतलब कोई ना कोई एक्स और वाई जेड जो भी वेरिएबल आएंगे उनकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, एक एक ही मात्र ऐसी वैल्यू मिलेगी जो ये तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी, तो उसको आप क्या बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन। और जब आपको सोल्यूशन मिलता है ना, तो उस वक्त हम क्या बोलते हैं कि यार लाइंस जो है, या जो भी इक्वेशन मिली है आपको यहाँ पर से, इक्वेशंस हमेशा क्या होंगी, कंसिस्टेंट, यानी कुछ मिल रहा है आपको, आपने मेहनत करी, सोल्व करा, आपको सोल्यूशन मिला, आप क्या बोलोगे, अरे अच्छी लाइन यार, कंसिस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, तो क्या होगा, नीचे की 0। और जब नीचे 0 आता है तो भैया टेंशन होने लग जाती है। टेंशन क्यों होने लग जाती है, तो देखो इसमें दो केस बन रहे हैं।
एक तो आ रहा है इनफाइनाइट टाइप का और इसको बाद में चर्चा करेंगे, और एक आ रहा है मेनली नो सोल्यूशन। तो आप इसको याद कैसे रखोगे, देखो मैं आपको समझाता हूँ। आप यहाँ पर समझ लो ये बातें ऐसे, देखो भाई, अगर मैं आपसे बोलूँ 1/0 मैंने केस लिया, और दूसरा केस मैं ले रहा हूँ यहाँ पर से 0/0। 1/0 का मतलब है कि ऊपर के जो आपका न्यूमरेटर है ना, वो आपका नॉन जीरो, नीचे डिनोमिनेटर जीरो कर दिया मैंने, ठीक है। तो यानी ऊपर जीरो नहीं आएगा, नीचे जीरो आएगा, ऐसा समझ लो। तो आप इसको सोचो, इसका आंसर हम बोलते हैं नॉर्मली नॉट डिफाइंड। बाकी आप इसको समझो ढंग से, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बन जाएगी याद करने की, समझने के ना। तो भाई 1/0 को मान लो कि ये बराबर एक्स आ गया, मतलब कोई आंसर आ गया, आता नहीं है पर मैं मान रहा हूँ, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर से क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ 1 बराबर में 0 इंटू एक्स। आप मुझे एक बात बताओ कि x की क्या वैल्यू डालूं जिससे आपकी ये इक्वेशन जो है ना, आपकी ये इक्वेशन बैलेंस हो जाए। तो आप बता सकते हो कि x की वैल्यू कुछ डाल सकते हैं कैसे। तो आपको पता है ना, कुछ भी डालूंगा 0 बराबर 1 होगा ही नहीं। तो इसका मतलब आप क्या बोल रहे हो इस केस में, कि नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, कि इसमें x की कोई वैल्यू इसको सॉल्यूशन को इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ठीक है। अच्छा 0/0 को अगर मैं कंसिडर करूँ तो मान लो y है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, तो 0 बराबर 0 इंटू वाई। अब आप खुद बताओ y की वैल्यू क्या डालूं जिससे कि आपकी क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाए। तो आप बोलोगे कुछ भी डाल दो, तो बिल्कुल सही जवाब है। तो इसमें y की वैल्यू कुछ भी का मतलब है बहुत सारी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, तो इसका मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हो कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा सा हमने जो समझा है ना, इसको याद कर लेते हैं। देखो तरीका इसमें क्या लग रहा है, देखो इसका यूटिलाइज कैसे करेंगे। तो अब आप देखो कि यहाँ पर से डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो, यानी नीचे जीरो बन गया। अब ऊपर जीरो नहीं हो, क्योंकि मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कोई ना कोई मैट्रिक्स आएगा, तो मैट्रिक्स में जीरो नहीं होता, वहां पे नल मैट्रिक्स होता है। तो ये आ गया, या तो नल मैट्रिक्स यानी ऊपर जीरो आएगा, या जीरो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो जीरो आएगा तो 0/0 हो गया, यानी उसके केस में आप क्या बोलोगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिखा पड़ा है ना, हाँ सही है सही है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिखा पड़ा है, ठीक है। और जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे तो उस केस में आपको पता है कि जब भी अपने पास सॉल्यूशन मिल रहे हैं, तो एक मिले या एक से ज्यादा मिले, तो बात क्या रहती है कि भाई इक्वेशन जो भी मिल रही है वो क्या है आपकी, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है सारी सारी। और जब आपके ऊपर जीरो नहीं है पर नीचे जीरो, मतलब ऊपर जीरो नहीं है मतलब यहाँ पे नल मैट्रिक्स नहीं बन रहा, यहाँ पर नल मैट्रिक्स आपका नहीं बन रहा और नीचे जीरो बन रहा है, तो ऊपर जीरो नहीं है नीचे जीरो है, तो उस दौरान आप क्या बोलोगे, भैया सोल्यूशन नहीं है। और जब सोल्यूशन ही नहीं है तो हम क्या बोलते हैं, इन कंसिस्टेंट इक्वेशन, ठीक है। अब जो तीसरा केस आ रहा है ना, ये वाला है समटाइम्स वाला ना, ये वाला केस, ये है कभी कभी वाला ये कभी कभी वाला है। तो कभी कभी वाला क्या है वो समझ लो, देखो ध्यान से ना। वैसे आपको बताता हूँ, अपने सिलेबस में 12th क्लास के अंदर साफ लिखा पड़ा है एनसीईआरटी के अंदर, कि हमारे सिलेबस में जो भी सोल्यूशन करने वाले क्वेश्चन आएंगे ना, जिसमें आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, उसमें यूनिक का केस आएगा, ये केसेस नहीं आते। जस्ट आप चेक करने के लिए, कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए जरूर आ सकता है, जो आपका पहला क्वेश्चन है अपनी एक्सरसाइज के अंदर, पहला पार्ट है उसके अंदर, ठीक है। चलो तो आगे बात करते हैं कि नो सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है। तो आओ उसको समझते हैं एग्जाम्पल्स। देखो आप मुझे बताओ कि बचपन में हमने 10th क्लास के अंदर याद है कि आपको ऐसे लिखते थे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये आपका कौन सा केस होता था यार, ये नो सॉल्यूशन होता था, याद आया 10वीं क्लास के अंदर। और अपने पास जो लाइन मिलती थी, मान लो x+y बराबर में 5। मैं इसको लाइन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है ये लाइन की इक्वेशन है। आपको पता है कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपलोड कर दे तो लाइन बनती थी। तो ये एक तरह से लाइन के बारे में बता रहा है कि भाई दो लाइंस कट नहीं करेंगे, पैरेलल रहेंगे। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये जो x+y+z बराबर 1 है, ये सर आपके पास जो भी आप लिखे हो ना, ये अपने पास जो है ना, ये प्लेन की क्वेश्चन है। किसकी, प्लेन की क्वेश्चन। यानी प्लेन समझते हो ना, जैसे अपना बचपन में पढ़ते आ रहे हैं कोऑर्डिनेट्स, है ना, कोऑर्डिनेट प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। तो उसमें x y प्लेन होता है। प्लेन का मतलब ऐसा समझ लो कि ये 2 डायमेंशनल फिगर, जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन, ये 2D है। तो आपके प्लेन और लाइन ऐसे, जैसे लाइन एंडलेस होती है तो प्लेन भी एंडलेस है। तो ये जैसे मान लो चौकोर है, पूरा प्लेन है एक तरह से, है ना, प्लेन प्लेन एंडलेस होता है। तो ये प्लेन की क्वेश्चन है। प्लेन अपने सिलेबस में नहीं आता, 3D के अंदर पहले था पर अब सिलेबस में से गायब हो चुका है बेचारा। तो फिर भी थोड़ा सा बताया था आपको। तो जैसे इसके अंदर पैरेलल मतलब नो सोल्यूशन आया, ऐसे ही अपने पास ये प्लेन के बारे में बात कर लेता हूँ। आप बोलोगे सर नो सोल्यूशन कैसे मिलेगा। देखो क्या होता है कि अपने पास है ना, जब मैं बात कर रहा हूँ सोल्यूशन, जैसे यूनिक सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ ना, तो इसका मतलब है कि अपने पास जो प्लेन है, ऐसे ये प्लेन है ना, 3 प्लेन, ये तीनों प्लेन किसी एक पॉइंट से पास कर रहे हैं, मतलब ये कॉमन पॉइंट से पास करें, तो इसको हम बोल देते हैं कि भाई इनका यूनिक सोल्यूशन है। जब मैं बात करूँ इनफाइनाइट की, इनफाइनाइट का मतलब तो आपको पता है ना, ओवरलैपिंग होती है। जैसे मान लो ये 3 प्लेन है और तीनों प्लेन एक के ऊपर एक है, तो कितने सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको, इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलते हैं, कॉमन पॉइंट्स। अब जब बात कर रहे हैं ना पैरेलल की, तो पैरेलल का केस कौन सा आएगा, तो पैरेलल का मतलब है नो सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पे पैरेलल बनेंगी तो नो सॉल्यूशन, मतलब मान लो कटिंग नहीं करेंगे, इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो इसके अंदर कुछ केस ऐसे बनेंगे जो ऐसे केस रहेंगे, बता जाता हूँ इधर देखो। इसमें कुछ केस ऐसे आएंगे, जैसे मान लो कि अपने पास ये आया, एक प्लेन ऐसे है और दूसरा प्लेन इसके पैरेलल हो गया और एक ऐसा प्लेन बन गया।
अब आप देखो इनके दो दो के बीच में तो कॉमन सोल्यूशन आ रहे हैं, पर कॉमन सोल्यूशन का मतलब है कि तीन इक्वेशन, तो तीनों के बीच में एक ऐसा कॉमन पॉइंट आना चाहिए जो तीनों को सेटिस्फाई करे। तो ये आपका यहाँ पर दो प्लेन क्या है आपके पैरेलल, मतलब ये मान लो P1 है, ये P2 है, ये P3 है, तो P1 पैरेलल P2 के, पर ये P3 के पैरेलल नहीं है, लेकिन कुछ कुल मिला के आपको सोल्यूशन तो नहीं मिला। और एक केस मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अपने पास जब तीनों के तीनों प्लेन पैरेलल हो गए, तो इस वक्त P1 पैरेलल है P2 के, पैरेलल है P3 के, तो इसमें आप दोनों केसों में क्या बोल रहे हो कि भैया नो सोल्यूशन मिल गया, हमको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। तो यानी कुल मिला के समझ लो कि ये जो सिनेरियो, इनमें से आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन से दो पैरेलल हैं या नहीं है। तो अगर आपको चेक करना है तो भाई अपने पास जो रेशियो आता है वो यही आता है, इसमें A1/A2, B1/B2 इक्वल टू C1/C2। लास्ट वाला जैसे लाइन में कांस्टेंट वाला नॉट इक्वल रहता है, तो इसमें भी क्या बोलोगे आप कि आपका D1/D2 क्या है, आपका नॉट इक्वल टू रहेगा। तो ये रेशियो रहता है, अभी सिलेबस में नहीं है, बस जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो आप है ना यहाँ पे चेक कर लो कि भाई कौन से वाले पैरेलल है कौन से नहीं है, वो समझ लो। तो बताओ, मान लो कि ये आपका P1 है, ये आपका P2 है, ये आपका P3 है। तो इसको चेक करने के लिए देख लो भाई रेशियो डायरेक्टली, 1/2 1/3, तो ये तो शुरू के ही इक्वल नहीं है, तो मतलब ये पैरेलल नहीं। उसके बाद 1/3 1/3 1/3, हाँ बिल्कुल ये सही है। तो P1 आपका पैरेलल है P3 के, तो आपको दिख गया, और बाकी ये P2 के पैरेलल नहीं है। लेकिन कुल मिला के ऐसा सिनेरियो बन गया, तो अपने आप में ये केस बन गया, मतलब ये नो सोल्यूशन का केस है। तो यहाँ पर से आपको ये जो है नो सोल्यूशन देगा। अब आप इसको चेक कर सकते हो, इसमें जो कंडीशन बता रखी है ना, इस वाली कौन सी कंडीशन बता रखी है कि भाई इसके अंदर आपका एडजॉइंट हो A × B नल मैट्रिक्स आएगा, तो आप चेक कर सकते हो नल मैट्रिक्स से आएगा। ठीक है, कर सकते हो सिंपलीफाई करके। उसके बाद अगर मैं इसमें देखूं, तो इसमें आप देखोगे तो इसमें तो आपको दिख रहा है P1 P2 और P3। तो इसमें आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि यार ये तो सारे पैरेलल है। देखो 1/2 P1, 1/2 1/2, तो P1 पैरेलल है P2 के, और साथ में देखो 2/3 2/3 2/3, तो ये भी पैरेलल है। और आप देखोगे तो P1 P3 1/3 1/3 1/3, तो ये सारे पैरेलल, और जब सारे पैरेलल तो आप क्या बोलोगे, नो सोल्यूशन। और इनका आप देखोगे ना डिटरमिनेंट ऑफ A, वो आपका क्या होगा, 0 आएगा, लेकिन एडजॉइंट ऑफ A × B आपका नल मैट्रिक्स नहीं आएगा। हाँ, नल मैट्रिक्स आएगा नहीं आएगा, तो चेक कर लेना आप इसका, है ना, क्योंकि इसमें दो सिनेरियो बन रहे हैं अपने पास। देखो ये आया ना, नल मैट्रिक्स नहीं आया तब तो क्लियर है, नो सोल्यूशन है। लेकिन अपने पास अगर ये आता है ना, तो आपको ये चीजें रिप्रेजेंटेशन देखनी पड़ेगी, पैरेलल तो नहीं आ रही। कुल मिला के समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। तो अब देखो फाइनली हमारे पास क्या है, अब अपने पास जो हमने सीखा है ना ज्ञान, उसको लागू करने का मौका मिल गया। तो कितनी जल्दी हमें मौका मिल गया, तो कंसिस्टेंसी आपको चेक करनी इन इक्वेशंस की। तो चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हो। मैट्रिक्स फॉर्म में क्या बनेगा, तो मैट्रिक्स आप जल्दी बताओ क्या आएगा। देखो 3 -1 और ये -2, उसके बाद यहाँ पर x नहीं है, तो x का कोफिशिएंट क्या मानना है आपको, 0 0 2 -1, और इधर 3 -5, और z नहीं है तो 0। उसके बाद अपने पास x y z हम लिखते हैं वेरिएबल, और इधर आपके पास बी मैट्रिक्स बनेगा 2 -1 3। तो जल्दी इनका नाम बताओ, इसको हम क्या बोल रहे हैं a, इसको हम क्या बोल रहे हैं x, इसको हम क्या बोल रहे हैं b। सही है। तो यहाँ पर सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ a निकाल कर चेक करना है कि अगर वो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, और आ जाए तो भैया फिर मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए तो निकाल देते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आएगा, तो एक्सपेंड कर रहा हूँ इसको अलोंग, कहाँ पर, अलोंग R2। R2 के अलोंग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें 0 ज़्यादा दिख रहा है। तो भाई देखो पहले -0 के साथ आएगा, तो ये तो आपको कुछ ही आए, फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आएगा आपका प्लस का 2, अंदर क्या बनेगा आपका, ये गएगा तो आपका बनेगा कितना, ये बनेगा माइनस माइनस +6 हो जाएगा। उसके बाद आपका माइनस के साथ आएगा और -1, और अंदर क्या बनेगा, अंदर आपका ये गएगा तो बनेगा -15, और प्लस का कितना जाएगा, हाँ 3। ठीक है। तो यानी अल्टीमेटली ये आपका खत्म है 12, और ये बनेगा आपका -12, और ये प्लस, तो ये -12 आएगा। कितना आएगा, ध्यान से देखो, -12, तो ये 0 आ गया ना। अब 0 आ गया तो इसका मतलब गड़बड़ है, तो आपको एडजॉइंट ऑफ N2 में निकालना पड़ेगा। अगर वो नल मैट्रिक्स आ रहा है तो आपको फिर डाउट होगा, है ना। बाकी नहीं आता नल मैट्रिक्स तो क्लियर शॉर्ट होगा नो सोल्यूशन का। ठीक है, चलो आओ करते हैं। तो पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं ना, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कितना आएगा। तो सबसे पहली चीज तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो कोफैक्टर निकाल दे जल्दी से। देखो क्या बनेगा, ये गया ये गया, तो बनेगा आपका 0, ये बनेगा आपका 5, फिर -5 आ जाएगा, तो ये -5 आ जाएगा। ठीक है ना, आराम से करो बिल्कुल। ये गया तो बनेगा 0, और ये आपका बन जाएगा -3, और ये एक और 3 आ जाएगा माइनस का। लेकिन देखो आपको पता है ना, ये को यहाँ से गया यहाँ से गया, तो ये आपका -3 है। उसके बाद डिटरमिनेंट कारण +3 बनेगा, फिर कोफैक्टर के कारण आ जाएगा एक और माइनस, तो -3 बन गया।
उसके बाद अगला निकालेंगे तो ये गया, तो आपका बनेगा 0 और यहाँ से बनेगा आपका -6। तो पहले का तो हो गया खत्म। अब दूसरे पे आते हैं। अब ये नेगेटिव वाले को फैक्टर ध्यान रखना, माइनस है ना, ये गया 0, तो ये बनेगा आपका कितना, 10। फिर डिटरमिनेंट का -10 आएगा। फिर एक और कोफैक्टर का आएगा, तो ये आपका फाइनली क्या बन जाएगा, 10। ठीक है। अच्छा, अगला क्या आ रहा है अपने पास, ये गया, तो आपका आ जाएगा 0 और ये आपका आ जाएगा -6 + 6। इसमें कोफैक्टर का आएगा नहीं तो 6 आएगा। उसके बाद यहाँ पर से ये गया, तो ये आपका बनेगा 0 और ये आपका आएगा -6, है ना। लेकिन माइनस आएगा इसके अंदर, क्यों आएगा, देखो ये गया तो आपका नहीं, अच्छा इसके लिए निकाल रहेगा, ये वाला एलिमेंट गया, ये आपका बनेगा कितना, -15, और -15 और ये बनेगा आपका कितना, +3। तो -15 + 3 हो जाएगा आपका कितना, -12। लेकिन एक और आएगा नेगेटिव कोफैक्टर का, तो +12 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इसका निकालते तो ये बनेगा आपका 1 और ये बन जाएगा आपका ये आपका 1 आ जाएगा और ये आपका बन जाएगा कितना, कुल मिला के 5 बनेगा। ठीक है। उसके बाद अगला आएगा, ये गएगा तो आपका -3 आ गया, और -3 है तो 0 है, तो -3 है। लेकिन एक और आएगा नेगेटिव, तो आपका बन जाएगा, 1 मिनट रुको, ये अपना आ रहा है -3। ओके ओके ओके, चलो ठीक है, -3 है तो एक और 3 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका 6, और 6 ही आएगा इसके अंदर तो। ठीक है। चलो, तो अब अपने पास का ट्रांसपोज कर दो भैया, क्या बनेगा, -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6। तो अब आपको एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना पड़ेगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकाल दो, तो आपका एडजॉइंट ये रहा, -5 10 5 -3 6 3 -6 12 6, और आपके पास जो बी है वो ये लिखा पड़ा 2 -1 3। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो जल्दी से, क्या बनेगा देखो, फटाफट से देखते हैं अल्टीमेटली क्या मिल रहा है। तो -10 आराम से, है ना, -10 और +15, -6, फिर आएगा कितना, -6, फिर आएगा +9, उसके बाद यहाँ पर आएगा -12, फिर -12 प्लस में 18। तो ये अपना फाइनली कितना आ गया, देखो नल मैट्रिक्स तो नहीं आ रहा, तो ये -5 आ गया, और यहाँ पर कितना आएगा, -12 + 9, तो -3, और यहाँ पे आपका आएगा -24 + 18 कितना होता है, -6। तो अल्टीमेटली -5 -3 -6, तो ये नल मैट्रिक्स तो नहीं है ना। तो नल मैट्रिक्स नहीं है, इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, अगर आपका नल मैट्रिक्स नहीं आता तब तो क्लियर शॉर्ट है ये सर्किट का कि ये आपका नो सोल्यूशन। और अगर आपका नो सोल्यूशन है तो इसका मतलब लाइंस कैसी है, इनकंसिस्टेंट। क्या है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अगला अपने पास जो आ रहा है, सोल्व करना है आपको सिस्टम इक्वेशन विद द मैट्रिक्स मेथड। तो अब आपका फाइनली सोल्व करने का आ गया। सबसे पहले आप मुझे बताओ, मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ, है ना, ऐसे बढ़िया तरीके से इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो भाई क्या क्या आ रहा है अपने पास, 1 2 3, 1 2 3, फिर 2 3 2, फिर 3 3 4, और यहाँ पर अपने पास आएगा XY Z, यहाँ पे बनेगा 1 2 1। तो ये आपका ए हो जाएगा, है ना, ये आपका हो गया ए, ये आपका एक्स, और ये आपका हो जाएगा बी। तो अपने पास इम्प्लाइज करके ए एक्स बराबर बी लिख दिया, तो अल्टीमेटली आपके पास एक्स बराबर में क्या आ गया, ए इनवर्स बी। तो अब आपको ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, पहले इसको फर्स्ट मार्क कर लो। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है बताओ, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। तो किसके अलोंग करोगे, किसी के अलोंग एक्सपेंड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब यहाँ पर से भाई 1 आ गया, और अंदर क्या बनेगा, डब्बे में देखो 1 आया, ये गएगा, तो 4 × 12 12 माइनस कितना आएगा, 6। ठीक है। उसके बाद प्लस, नहीं प्लस थोड़ी आएगा, कोफैक्टर के कारण क्या जाएगा, माइनस, माइनस का 2, और अंदर क्या बनेगा देखो, ये गया, तो 4 दूनी 8 -6, 8 -6, है ना, 4 दूनी 8 -6। उसके बाद प्लस का 3, और अंदर क्या बनेगा, अंदर आएगा, ये गया, तो 3 दूनी 6 -9, 6 -9। ठीक है। ये कितना बन गया भाई देखो, 12 -6 होता है 6, 12 -6 कितना होता है, 6 होता है। ये आपका बनेगा 8 -6 2, और 2 -2 हो जाएगा -4, और ये आपका कितना बनेगा, 6 -3 और इंटू 3, तो -9। ठीक है। तो अल्टीमेटली ये आपका आ जाएगा 6 -13, मतलब कि -7, और ये 0 के बराबर नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं यूनिक सोल्यूशन ही आएंगे अपने सिलेबस में।
तो यानी कि आप क्या बोलोगे कि यूनिक सॉल्यूशन है, तो उस वक्त आप निकालोगे कि ठीक है। अब आप निकालने के लिए जाओगे कि आपको ए इनवर्स निकाला, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी भी निकाल दूंगा साथ साथ। चलो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लो पहले। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने में मशक्कत करनी पड़ेगी, ट्रांसपोज करेंगे कोफैक्टर। तो चलो भाई निकालो, तो फटाफट से निकालेंगे। तो ये आएगा 4 तिया 12 माइनस में 6, तो 12 में से कितना होगा 6। ठीक है, उसके बाद अगला जो आएगा ये गया ये गया, तो 4 दूनी 8, 8 माइनस में 6, 8 माइनस से कितना होता है, 8 में 6 होता है 2, और 2 के आगे माइनस लगा दो कोफैक्टर का। उसके बाद अगला जो आएगा अपने पास ये गया ये गया, तो आपका आएगा 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 होता है -3, तो इसमें -3 ही आएगा, ये आ गया आपका -3। ठीक है, अगला जो अपने पास आएगा ये गया, तो अपना आएगा कितना, ये और ये गया 8 माइनस 9, 8 माइनस 9 होता है -1, लेकिन यहाँ पर कोफैक्टर के कारण प्लस बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला आएगा ये गया ये गया, तो ये 4 माइनस में 9, 4 माइनस में कितना होता है -5। ठीक है भाई, अब अगला कितना आ रहा है देखो, ये गया, तो ये आएगा आपका 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 होता है -3, लेकिन कोफैक्टर के कारण बन जाएगा +3। ओके, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, ये गया तो 3 माइनस में 6, हाँ ठीक है, -3 +3। उसके बाद ये बनेगा यहाँ से कितना, 4 माइनस 9, 4 माइनस 9 कितना होता है, 4 माइनस 9 -5 ही आएगा फिर से। ठीक है, 4 माइनस 9 कितना, -5 आ गया। उसके बाद ये गया, तो आपका बनेगा 2 माइनस में कितना, 2 माइनस में 6, 2 माइनस से कितना होता है, 2 माइनस से होता है आपका -4, और कोफैक्टर के कारण प्लस का 4 बन जाएगा, नेगेटिव आएगा इस जगह पे। उसके बाद ये गया, तो 3 माइनस में 4, 3 माइनस से होता है आपका -1, तो ये आपका -1 आएगा। अब इसका ट्रांसपोज कर दो जल्दी से, ट्रांसपोज करेंगे तो आपका 6 -2 -3 1 -5 3 -5 4 -1, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब फटाफट से आ जाते हैं कि x बराबर में ए इनवर्स इंटू बी उठा लिया, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट से। ठीक है, तो आप मुझे बताओ x बराबर में ए इनवर्स कितना आ रहा है भाई, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, तो एडजॉइंट ऑफ ए लिख दो सीधा, और डिटरमिनेंट ऑफ ए डायरेक्टली है ना, ये आपका कहाँ है, डिटरमिनेंट ये रहा। तो 1 में -7, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 6 1 -5 -2 -5 4 -3 3 -1। ठीक है, ओके, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए लिख दिया, इंटू अपन डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया। अब हम करेंगे बी से मल्टीप्लाई, बी आपका है 1 to 1, 1 to 1, इसको आप मल्टीप्लाई करो जल्दी से, -1/7 यहीं रहने दो, कितना आएगा देखो, मल्टीप्लाई कर लो, तो आपका आएगा 6, डायरेक्टली कर लेते 6 और 2 8, 8 -5 कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। उसके बाद ये बनेगा -2 और -10, तो -2 -10 हो गया -12, और -12 + 4 कितना होता है, -12 + 4 कितना होता है, -12 + 4 होता है हमारा, -12 + 4 होता है -8, है ना। उसके बाद हमारे पास -3 और 6 प्लस का, तो -3 + 6 होता है 3। उसके बाद 3 माइनस से कितना होता है 2, तो अल्टीमेटली ये आ गया। अब आप इसको काम करो, x को आप लिख लो XYZ, है ना, यही तो है अपना असली। उसके बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपका कितना बन जाएगा, फिर कंपेरिजन कर लेंगे, तो -3/7, उसके बाद यहाँ बनेगा आपका 8/7, और नीचे क्या बनेगा आपका 2/-7। ठीक है, यानी यहाँ से कंपेयर करोगे तो अपने पास x की वैल्यू आ गई सीधा सीधा, x आ गया आपका -3/7, y आ गया आपका 8/7, और z आएगा आपका -2/7, 2/7, 2/7 है ना। ठीक है, आगे बात समझ में, चलो अगले पे बात करते हैं। अब नेक्स्ट है यूज द प्रोडक्ट ऑफ दिस मैट्रिक्स, उसके बाद सोल्व करना, मतलब पहले आपसे कह रहा है कि इन मल्टीप्लिकेशन करो, और उसके बाद देखो कुछ ना कुछ यूज आएगा। तो आप खुद देखो, पहली चीज तो इन दोनों मैट्रिक्स में से एक का रिश्ता इससे चल रहा है क्या, देखो ध्यान से, 1 2 -3 3 2 -2 2 -1 1, तो अब इनको देखो 1 2 -3 3 2 -2 2 -1 दिख गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो इसमें कोफिशिएंट बनेगा वो आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये है। तो आप इसको नाम दे सकते हो ना कि भैया आपका, भैया वही लिखा पड़ा है, क्या लिखा पड़ा है, ये लिखा पड़ा है आपका ए, और इसका नाम आप दे दो थोड़े के लिए, मान लो बी लिखा पड़ा है। तो इनको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर देखेंगे बाकी बात है। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, देखो यहीं पे कर लेते हैं। तो अगर मैं ए इंटू बी निकाल लेता हूं तो कितना आएगा, डायरेक्टली बता देता हूं यहीं पे है, मतलब ए इंटू बी निकालो कितना आएगा। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये रो बाई कॉलम, तो 0 और माइनस का क्या बनेगा 14, तो -14 और प्लस का 21, तो -14 + 21 कितना होता है, प्लस का 7। ठीक है, उसके बाद अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बनेगा, 1 प्लस में 14 और माइनस का 15, तो ये तो आपका 0 बन गया। ठीक है, 0। उसके बाद अगला आएगा 1 × 2, और ये आएगा -14 और जाएगा +12, तो 2 + 12 हो जाएगा
12 14 माइनस होता तो 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद ये आएगा 3 0 माइनस का 14 और ये प्लस का 14, तो वैसे 0 बनेगा। फिर 3 और 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 17 और 17 में बनेगा माइनस का 10, 17 माइनस 10 हो जाएगा आपका 7। ठीक, उसके बाद अगला आपके पास आएगा कितना, ये आएगा मेरे पास क्या, तो 3 दूनी 6, उसके बाद माइनस का 14, तो 6 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 14 माइनस का 8 और प्लस का 8 यहाँ बनेगा तो 0 आ गया। उसके बाद 0, फिर 7 माइनस 7 0, उसके बाद 2 माइनस 7 और प्लस 5, तो ये भी 0 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 2 दूनी 4, उसके बाद 4 प्लस 7 11 और 11 माइनस 7 हो जाएगा कितना, 11 माइनस 4 हो जाएगा 7। तो आप देख रहे हो यहाँ पर से कि ए इंटू बी में से अगर मैं इसमें से कॉमन लूंगा तो 7 और ये आपका बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। तो अब आप एक चीज याद करो, प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स क्या कहता है कि अगर ए को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ बी से ना, हमको पता है कि हमारे पास ए इंटू बी अगर मैं करता हूँ आई, तो इसका मतलब ये जो बी लिखा पड़ा है ना, ये बी जो है आपका क्या बन जाता है, ए इनवर्स बन जाता है, नहीं बन जाता। तो आप ध्यान से देखो, उसी कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा। तो यहाँ भी 7 को भेज दो, क्योंकि यहाँ पर आई लिखा पड़ा है, 7 लिखा पड़ा है, तो 7 को उधर भेजो डिवाइड में। भाई 7 जी आप इधर आ जाइए, तो ये a इंटू में b अपॉन 7 ऐसे क्योंकि स्केलर है ना 7, तो ये आई। तो आप क्या बोलोगे, अच्छा इसका मतलब ये जो लिखा पड़ा है ना, ये a इनवर्स आ गया आपका कितना, b अपॉन 7। अच्छा अच्छा, आप समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कि इसमें a इनवर्स अपने आप में b/7 है। बस, तो इनवर्स इसमें अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप खुद बताओ कि अपने पास जो ये चीज आ रही है, यहां से अगर आप ध्यान से देखो, ये आपका x लिख दो सीधा, x बराबर में हमारा a इनवर्स b आएगा, है ना। और आपको पता है क्या करना है कि अब x जो है वो चलने दो इधर, है ना। ए इनवर्स आपके पास आ गया b/7, तो यानी कि मैं ए इनवर्स की भी रुक रहा हूँ b/7। अच्छा एक मिनट, एक काम करो, इधर है ना b तो मत करो यूज, क्योंकि b तो हमारे पास इसमें यूज कर लिया, तो आप c लिख लो, तो ये c आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स है 632। अब ए इनवर्स आपका आ गया b/7, ये आ गया, और उसके बाद c आपके पास कितना चल रहा है, 632। अब जो b की वैल्यू है ना, वो आप यहाँ पे लिख ही दो कि भाई मेरे पास जो b आ रहा है 1/7, b आपके पास कितना आ गया, b आपके पास आ गया कितना, देखो b कितना है भाई, उधर से वो वाला b है 0 1 2 -7 7 -7 है, -7 5 -4, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, 632 से, तो अल्टीमेटली देखो कितना आएगा। तो इसको इधर कर लेते हैं ना। भाई कितना बनेगा देखो, 1/7 को बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये बन गया 0, ये बनेगा 3 और दोनों 4, तो 4 और 3 7 बन गया ऊपर, 1/7 बाहर चलने दो, ये ऊपर बन गया आपका 7। ठीक है, उसके बाद यहाँ कितना बनेगा, तो माइनस का 21 प्लस में 14, तो -21 + 14 जाएगा -7। एक मिनट रुको, माइनस का 42 आएगा ना, हाँ -42, देखो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी, अपन वो लिख लेते हैं एक बार। उसके बाद प्लस में 21 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपने पास कितना आएगा, माइनस का 14, ये आपका -14 आ गया। नेक्स्ट अपना नेक्स्ट क्या बन रहा है, माइनस का 42, ठीक है। फिर कितना बन रहा है, -42 हो गया, 5 × 3 = 15 और -8 +15 -8, ये आ गया। ठीक है, चलो 5 से 15 -8। अब आप एक काम करो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना बन गया भाई, ये 1/7 चल रहा है यहाँ से, और अंदर बन गया आपका कितना, 7 ऊपर चल गया, नीचे बन गया अपने पास कितना, ये -42, और इसको हम करेंगे तो कितना आएगा, 7, -42 + 7 करोगे तो -35। ठीक है, और ये कितना बन रहा है अपने पास, ये भी 8 और 7, 7 बनेगा, तो -42 + 7 करूंगा तो वो आ जाएगा आपका -35। तो आप 7 से जब डिवाइड करोगे तो आपको दिख जाएगा कि सीधा सीधा एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, इसको काट दो, कितना आएगा आपके पास 1, है ना, ये कैपिटल एक्स ले लो, यहाँ से आ जाएगा आपका 1, ये आपका -5 -5। तो अल्टीमेटली आपके पास पहली वैल्यू एक्स की आ गई, दूसरी वाई की आ गई, और तीसरी आ जाएगी आपकी किसकी, जेड की। ये आपका आंसर है। ठीक है, बाकी आप क्रॉस चेक कर सकते हो, वेरिफिकेशन कर सकते हो, देखिए एक बार करके। 1, ये हो जाएगा आपका -10, और आपका जाएगा कितना, ये आपका जाएगा माइनस का +15, तो 15 और एक 16, 16 -10 6 हो गया। तो कुल मिला के सेटिस्फाई करवा जाएगा, तो आप कर लिया करो कभी भी डाउट हो तो आंसर में। ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ये वाला, तो इसको भी आपको मैट्रिक्स मिरर से करना पड़ेगा। तो चलो जल्दी से करते हैं बिना देरी के। तो पहले आप मुझे बताओ, यहाँ से 1 1 1 1 2 3 1 4 7, उसके बाद एक्स वाई जेड, और यहाँ से आएगा आपका 6 14 30। ठीक है, चलो भाई इसको करें सिंप्लीफाई। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्योंकि ये आपका एक्स नहीं है, ये आपका तो एक्स थोड़ी है, ये आपका ए होता है, ए एक्स, और ये आपका बी। ठीक है, तो अल्टीमेटली एक्स बराबर ए इनवर्स बी हो जाएगा, वही चीज़ है ना। इसको फर्स्ट मार्क कर लेते हैं, यूज कर लेंगे। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो भैया, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल रहा हूँ, रो 1 के अलोंग ही करेंगे। तो 1 अंदर क्या बन रहा है, देखो ये गया ये गया, तो 14 माइनस में 12, 14 माइनस 12 करूंगा तो 2 आएगा ना। उसके बाद आएगा -1, अंदर क्या बनेगा, ये 1 है। ठीक है, यहाँ पे कितना बनेगा, ये गया, तो 7 माइनस 3 हो जाएगा आपका कितना, 4। उसके बाद प्लस का 1, ये कितना बनेगा, ये गया तो आपका बनेगा 4 माइनस 2 कितना, 2। तो ये आपके पास आ रहा है 2 माइनस 4 प्लस 2, ओहो ये तो 0 आ गया। तो ठीक है, वैसे यूनिक वाले ही केस आएंगे अपने पास, फिर भी चलो ये क्वेश्चन आ गया तो हम ऑब्जर्व कर लेते हैं कैसे सोल्व करना है आपको ना, सीखने को तो मिलेगा। डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल टू 0, इसका मतलब आपको एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना है, तो पहले एडजॉइंट ऑफ यहाँ पे लिख लेते हैं, उसका ट्रांसपोज, और बी आपका चलने दो इधर। बी हमारा कितना है, 6 14 30। तो भाई एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं इधर, चलो क्या बन गया देखो, ये रहा। तो यहाँ से गया ऐसे, तो ये आएगा 14 माइनस 6, 4 दूनी 16 माइनस 12, 12 12 कितना हो जाएगा, 2। उसके बाद यहाँ से ये गया तो आपका आएगा 7 माइनस 3 4, पर वो -4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपने पास ये गया तो आएगा 4 माइनस 2 कितना, 2। नेक्स्ट अपना अगला क्या आएगा, ये गया तो 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 होता है 3, लेकिन कोफैक्टर का -3 आ गया। ठीक है, उसके बाद ये गया, ये तो बनेगा 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 6। उसके बाद नेक्स्ट अपना ये गया तो 4 माइनस 1 हो जाएगा 3, लेकिन कोफैक्टर का आएगा तो -3। उसके बाद यहाँ से निकालेंगे तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 कितना होता है, 1 ही होता है, 3 माइनस 2 2। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये आ गया 3 माइनस 1 2, लेकिन कोफैक्टर का माइनस का 2 आ गया। उसके बाद यहाँ से गया तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1। तो ये कोफैक्टर आ गए। अब इसका ट्रांसपोज कर दो, तो ट्रांसपोज करोगे तो 2 माइनस 4 2 -3 6 -3 1 -2 1, और इसके बाद यहाँ से आ जाएगा आपके पास 6 14 30। अब आप मल्टीप्लाई कर लो और देख लेते हैं क्या आ रहा है। अगर नल मैट्रिक्स आ गया तो नो सोल्यूशन आएगा, तब तो कुछ करना ही नहीं है, और इनफाइनाइट आ गया तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। चलो ठीक है, कितना बन गया देखो, मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर। हाँ भाई, 6 दूनी 12 है ना, और ये जाएगा माइनस का 42, और ये जाएगा प्लस का 30। इधर क्या बनेगा, ओके ये आपके यहाँ से 12 है ना। ठीक है, ये आपका माइनस का 24 प्लस का 84, और यहाँ पे बनेगा आपका माइनस का 60। ठीक है, इसके बाद आएगा 12, ये आएगा माइनस का 42 और प्लस का 30। तो ये आपका कितना बन गया देखो, 30 भाई 0 आ गया ऊपर, तो खतरा 60 और 20, अरे ये भी 0 आ गया। उसके बाद 30 10 40 दूंगा, अरे ये भी 0 आ गया। तो ये कुल मिला के अपने पास हो गया श्योर कि यहाँ पर से भैया ये तो 0 आ गया नल मैट्रिक्स से। अब यानी अगर आप बोल रहे हो कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आपका नल मैट्रिक्स है, तो अब अपने पास इसमें कंसेप्ट क्या है कि इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, नो सोल्यूशन है। तो अब नो सोल्यूशन के तो आप वैसे चेक कर लो, दिख जाएंगे आपको, पैरेलल है ही नहीं देखो, 1 1/2, तो ये दोनों तो नहीं है पैरेलल। उसके बाद 1 1/2 पैरेलल नहीं है, तो ये भी 1/4, तो पैरेलल तो नहीं है एक भी। इसका मतलब 100% इनफाइनाइट सोल्यूशन है। इसमें क्या आएंगे आपके पास, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो आपको पता है एक आंसर नहीं आप दे सकते हो, तो ऐसे केस में आप सोल्व कैसे करते हो देखो। इसके लिए अब आप चलो नेक्स्ट पन्ने पे। तो आप मुझे बताओ, अपने पास श्योर है इनफाइनाइट सोल्यूशन है, तो अपने पास x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 6। इधर क्या आ रहा है दूसरा, x प्लस 2y प्लस 3z, x प्लस 2y प्लस 3z बराबर में 40। नेक्स्ट अपने पास कितना आ रहा है, 1 4 7 30, x प्लस में 4 7 30। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, अब आपको कुछ नहीं करना। देखो अब आपके पास इनफाइनाइट सोल्यूशन, तो ऐसे केस में आप कैसे सोल्व करोगे, तो आप है ना यहाँ पर से किसी एक वेरिएबल को ना, टेक अ वेरिएबल, कोई भी एक वेरिएबल को आप क्या मान लो,
कंसीडर करो इसको एज अ कांस्टेंट, क्या कर लो, कंसीडर एज कांस्टेंट, आप इसको एक कांस्टेंट मान लो। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, जेड को कांस्टेंट मान लेते, तो जेड को आप क्या मान लो, कुछ भी कांस्टेंट मान लो, और उसको आप थोड़े के लिए मान लो के, और के कोई भी आपका रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो जेड को अब आप वेरिएबल ना मान के क्या मानोगे, कांस्टेंट। तो आप देखो जब जैसे ही जेड कांस्टेंट बन गया तो ये अब इक्वेशन दो वेरिएबल वाली बन गई, और दो वेरिएबल की इक्वेशंस को तो आप सोल्व करना आते ही हो, एलिमिनेशन इक्वेशन में लगा लो 10वीं क्लास में। तो एक काम करते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है, दूसरी और ये तीसरी, तो मैं ना फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कर लेता हूँ। तो आप है ना फर्स्ट एंड सेकंड उठाओ, फर्स्ट एंड सेकंड उठाने के बाद एक्स प्लस वाई प्लस में एक काम करो, इस जो है ना जेड, जेड आपका के है, तो उधर जाके 6 माइनस के हो जाएगा। अरे इरेजर से लिख रहा हूँ, 6 माइनस के हो गया। अब इसके बाद ये वाली जो है एक्स प्लस में 2y, है ना, और ये 3 उधर जाके हो जाएगा 14 माइनस 3 के। अब आप इसको क्या करोगे, क्योंकि अब दो वेरिएबल है तो आपको दिख रहा है एक्स के कोफिशिएंट सेम है, तो सीधा सीधा आप क्या करोगे, सपरेट, सपरेट करते वक्त साइन चेंज होने, माइनस माइनस, और ये आपका माइनस कर दो, तो ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, y माइनस 2 हो जाएगा कितना, माइनस का y, कितना हो गया, माइनस का y। अब यहाँ से बताओ कितना बनेगा, तो देखो एक बार लिख लो इसको, 6 माइनस के, फिर माइनस का 14 माइनस 3 के, तो भाई माइनस वाई इधर बन गया, और बाकी आपको पता है सोल्व करोगे तो 6 माइनस 14 आएगा, और ये माइनस के है ना, और यहाँ से बनेगा प्लस का 3 के, तो अल्टीमेटली आपके पास जो y आएगा माइनस का इधर से कितना बन गया, ये बन रहा है भैया अपना ये 2 के, और ये -8, तो आपके पास जो y आएगा ना वो कितना जाएगा, माइनस ट्रांसफर कर दो, तो आपका बन जाएगा 8 माइनस 2 के। तो y जब आ गया तो आपको पता है ना क्या निकालना पड़ेगा, x। तो x कितना आएगा, देखो x निकालने के लिए आप उठा लो ये इक्वेशन, तो जैसे आपने ये इक्वेशन उठाई है ना, ये वाली उठा लो, ये वाली, तो यहाँ पर से x बराबर आ जाएगा, देखो ना y 6 माइनस के, और ये प्लस वाई उधर जाके हो जाएगा माइनस का y। अब आप y की वैल्यू इधर रख दो, 6 माइनस के, y की वैल्यू कितनी आई अपने पास, तो ये रही 8 माइनस 2 के। तो भाई x बराबर में 6 माइनस के माइनस 8 प्लस में 2 के, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई है, के -2, यही आ रहा है अपने पास। हम्म देखो एक बार सही चेक कर लेते हैं, तो ये माइनस का 14 आ रहा था, ओके, और प्लस 2 के, तो ये 8 माइनस 2 के हो गए, 8 माइनस 2 के मैंने यहाँ रख दिया, -8 प्लस 2 के, तो माइनस के प्लस 2 के हो गया आपका के, 6 माइनस हो जाएगा आपका -2, तो ये आ गया। बाकी तो अब अपने पास है ना ये जो के है, अब ये के की वैल्यू कुछ भी डालते जाओगे तो आपके पास कोई ना कोई एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू आ जाएगी, और ये इनको आप चेक कर लेना, ये तीनों को तीनों हर इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगी, तो यही आपके आंसर है, इतना ही छोड़ दो, ये चीज़ें आपके आंसर है, ठीक है। चलते हैं आगे। ओके, तो अब देखो अपने पास क्या क्वेश्चन आया, अब की बार जो हमारा क्वेश्चन है ना, वो आपका इक्वेशन जो है ना अच्छी नहीं लग रही, दिखने में अच्छी लग रही है आपको, याद करो वहाँ पर से, ये अच्छी नहीं लग रही क्योंकि हमारे क्वेश्चन में वेरिएबल ऊपर आ रहे हैं। तो अब आपका है ना ये वाले क्वेश्चंस को आप रिड्यूस करोगे, उस जैसा बनाने की कोशिश करोगे, है ना। तो कैसे बनाएंगे, तो जो भी नीचे आ रहे हैं उनको क्या मान लो, कुछ ना कुछ ऐड कर लो। तो सोचो अगर अपन इसको थोड़ा स्टाइल में लिखे, तो मैं बोलूँगा स्टाइल में लिख के बताओ, तो मैं इसको 2 1/x लिख लूँ, +3 1/y लिख लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर से +10 और 1/z बराबर में 4, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद सेम इसको वैसे लिख दूँ, 4 ब्रैकेट में 1/x, उसके बाद -6 1/y, उसके बाद प्लस में 5 1/z बराबर में कितना, 1, उसके बाद यहाँ पर से 6 1/x प्लस 9 1/y, उसके बाद आएगा -20 1/z बराबर में 2। सही है, सही लिखा है एकदम, कोई साइन वाइन तो गड़बड़ नहीं कर दिया। चलो, तो अब जो 1/x है ना, इस 1/x को आप लेट कर लो, लेट, यहाँ से लेट करो कि 1/x जो है आपका मान लेते हैं u है, और 1/y को मान लेते हैं v, और 1/z को क्या मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए w, इनको u v w मान लेते, तो आपकी जो इक्वेशन है ना वो आप कैसे बन जाएंगे, देखो अब आपकी इक्वेशन क्या बन गई है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो आपकी हो जाएगी कितनी, 2u प्लस में 3v प्लस में 10w बराबर में 4, इधर से बनेगा 4u -6v प्लस में 5w, ये कितना जाएगा 1 के बराबर। इधर से क्या बनेगा आपके पास, 6u प्लस 9v और -20w बराबर 2, तो ये अपने पास इक्वेशन बन गई। अब आपको इनको रिजोल्व करना है, बाकी बाद में कंपेरिजन खेलेंगे, ठीक है। यानी कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको, वही चीज़ है। तो यानी इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बना देते हैं, ये आपका मैट्रिक्स फॉर्म में क्या बनेगा,
इसका मैट्रिक्स आएगा 2 3 10, 4 -6 5, 6 9 -20। और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे वही, लेकिन इस बार एक्स वाई जेड नहीं आएंगे, इस बार आएंगे आपके यू वी डब्ल्यू। और बराबर में हमारा क्या आएगा 412। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फिर से हम इसको क्या लिखेंगे, ये आपका ए बनेगा, ये आपका, अब इसको एक्स से लिख रहा हूँ ना, ये मत बोलना इसमें एक्स तो है, ये आपका बी है। तो आपका कुल मिला के एक्स बराबर ए इनवर्स बी वापस से बन गया। इसको आप मार्क कर लो क्या, फर्स्ट इक्वेशन, इसको यूज कर लेंगे। तो अब आपके पास पहले चीज तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं भैया। डिटरमिनेंट ऑफ ए इधर निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आएगा बताओ जल्दी से, कितना आएगा। तो ये गया तो आपका आ जाएगा कितना, हाँ तो पहले 2 गया, उसके बाद ये बनेगा अपने पास कितना, ये आएगा 20 × 6 120, 120 -45 है ना, 120 माइनस में 45। उसके बाद -3 आएगा और अंदर क्या बनेगा, ये गया तो बनेगा आपका -80। ठीक है, उसके बाद -30, ये बन रहा है, ये -80 और -30 हो गया। ओके, उसके बाद आपका +10, और ये आएगा कितना, ये बनेगा 36। ठीक है, और माइनस कितना जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 36। ठीक है, ये आ गया। ठीक है भाई, अब सोल्व करते हैं कितना आ रहा है। तो बड़ी बड़ी वैल्यू आ रही 2, इसको माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, ये आपका बन जाएगा 75। ठीक है, ये आपका बन जाएगा कितना 110। तो -3, 8 और 3 11, माइनस का 110, उसके बाद प्लस का 10, अंदर बनेगा कितना 72। ये आ रहा है भाई। ठीक है, तो ये आका 150, ये बनेगा आपका प्लस का 330, उसके बाद ये बनेगा आपका 720। तो अल्टीमेटली जोड़कर कितना आ रहा है देखो, 0 0 0। उसके बाद आएगा 3 और 2 5, 5 और 5 10 का 0, फिर एक और कैरी, तो 2 और 3, 2 और 3 कितना होता है 5, 5 और 7 12। तो 1200 जो भी है नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो कुल मिला के अपने पास डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया। अब यूनिक सोल्यूशन आ गया ना, यूनिक, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0। तो अब इसका मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा भैया एडजॉइंट ऑफ क्या, ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा इनटू बी, भी कर चलो उधर ही कर लेंगे बाद में। तो अपने पास ये जो आएगा इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए पहले मैं मैट्रिक्स ए लिख लेता हूँ। ए मैट्रिक्स अपना 2 3 10 वाला ना, ए मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 3 10 है, 4 -6 5, 4 -6 5। उसके बाद कह रहा है 6 9 -20, 6 9 माइनस का 20। तो चलो इसका यूज करते हैं, फटाफट से एडजॉइंट निकालते हैं। तो भाई कितना आ गया देखो, पहला पहला निकालो जल्दी से। तो पहला हमारे पास कितना आएगा, ये गया तो आपका बनेगा कितना, माइनस का वही 20, 120, 120 में 45, अभी करके है 75। पहला तो 75 करके आ गए अभी। और जो दूसरा आया था वो यहीं से कॉपी पेस्ट कर ले क्या, ये कितना आया था 110 था, माइनस का आ रहा था इसके अंदर है ना, तो आपका बन जाएगा प्लस का 110। ये आपका प्लस का 110 आ जाएगा भैया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से गया ये गया तो आपका आ जाएगा वो 36 और प्लस 36, ये जाएगा आपका 72। ठीक है, चलो बड़ी बड़ी वैल्यू आ रही है आपकी। उसके बाद ये और ये गया तो 20 × 30 करूंगा तो कितना आएगा -60, और -60 और -90, तो -60 और -90 कितना जाता है, यह जाएगा आपका -60 -90, तो यह जाएगा आपका माइनस का 150। लेकिन कोफैक्टर के कारण यहाँ पे माइनस आएगा तो 150 बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, ये गया है तो आपका 20 × 2 40 हो जाएगा, 40 -60, 40 -60 कितना होता है 100, है ना, 40 -60 हो जाएगा, एक मिनट, माइनस का 40 है, माइनस का 40 और माइनस का 60, तो माइनस का 100। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पर से आएगा ये कितना आएगा, ये गया तो आपके पास बनेगा ये और ये गया, तो यहाँ से बनेगा आपके पास, एक सेकेंड, हमारे पास ये गया 18 माइनस में 18 है, ये बन रहा है 18 -18 कितना हुआ 9 18, अच्छा 18, 18 -18 तो 0 हो गया भाई है। चलो उसके बाद एक सेकंड, वैल्यू तो अपने सही ना, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा, अगला अपने पास आएगा ये गया तो अब क्या बनेगा 15 और प्लस का 60, तो 15 + 60 कितना हो जाएगा 75, यहाँ पे आएगा 75 है ना, ये होगा 15 + 60 बन जाएगा, माइनस होके प्लस होके
तो चलो अगला क्या आएगा अपने पास, ये गया ये गया, तो बनेगा 10 माइनस में 40, 10 माइनस 40 कितना होता है माइनस का 30, लेकिन वो बनेगा प्लस का 30 को फैक्टर कारण। उसके बाद लास्ट अपने पास ये आ रहा है कितना, ये हमारे पास बन रहा है माइनस का 12 और माइनस का 12, तो -12 कितना हो जाएगा माइनस का 24, माइनस का 24। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए अपना ये आ रहा है। चलो भाई, आई होप कि कैलकुलेशन मिस्टेक अपने नहीं करा हो। अब इसका यहाँ से कर दो ट्रांसफर, तो 75, 110, 72, 150 माइनस 100, 30। अरे देखो गड़बड़ कर रहा हूँ, ये 30 थोड़ी आ रहा है, 150 माइनस 100 जीरो, उसके बाद 75, 30 माइनस 24। ठीक है, चलो ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ है। अब कुल मिला के निकाल दो भाई फ्रॉम फर्स्ट। अब फ्रॉम फर्स्ट हमारा उठाओ, ये कितना आएगा x बराबर में ए इनवर्स, तो ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, और डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया था 1200, यानी 1/1200 को आपको डिवाइड करना है, 1/1200 डिवाइड करना नहीं है, 1/1200 लिख के इसको मल्टीप्लाई कर दो एडजॉइंट ऑफ ए, तो 75, इसको बड़ा करो भाई, इसकी बात तो वैल्यू बड़ी है, 75, 150, 75, 110 माइनस 100 जीरो, उसके बाद 72 जीरो माइनस 24 है, ये जीरो थोड़ी है, यहाँ पे 30 आ रहा है। ठीक है, हाँ भाई अब ये आ गया, अब इसको बी से करो, बी कितना है अपने पास, बी कहाँ है, बी है अपना ये रहा 412, 412। तो चलो भाई मल्टीप्लाई करो पहले तो इसको अंदर, फिर उसके बाद 1/200 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना बनेगा आराम आराम से करते हैं, 75 गुना 4 कितना होगा, तो 64 पे 4 पंजे 20, तो ये 300 बनेगा। उसके बाद ये मिलेगा प्लस का 150, और प्लस का दूनी 150, 150। ठीक है, उसके बाद अगला आएगा 110 गुना 4 करेंगे तो 440 है ना, उसके बाद आएगा माइनस का 100, और प्लस का कितना आएगा 60, ये बन रहा है। उसके यहाँ पर कितना आएगा 72 गुना 4 करो, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 288। उसके बाद जीरो आएगा, फिर आएगा माइनस का 48, ये आ गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली अपने पास क्या बन गया देखो, x बराबर में 1/1200 अंदर क्या बन गया, हाँ भाई ये बन गया 150, 150, 300 प्लस 300 कितना हो जाएगा 600। ठीक है, उसके बाद यहाँ से बनेगा आपका 440, ये आपका बनेगा -40, और 440 -40 हो जाएगा आपका 400। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर से कितना आ रहा है, 288 में से 48 माइनस करोगे तो कितना, 8 में से 8 गया जीरो, 8 में से 4 गया 4, तो 224 आया, यानी 224 मतलब 240 आएगा। ठीक है 240। हाँ भाई अब इसको आप कर दो मल्टीप्लाई, तो x बराबर में जैसे आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा आपका 1/2, ये बनेगा आपका 1/3, और ये आएगा आपका 1/5। तो आपको पता है x की वैल्यू आपके पास है UVW, UVW, तो UVW की वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है, तो UVW की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो अब आपको पता है u की वैल्यू जो है वो आपके 1/2 आई, u खुद कितना है, u तो 1/x था, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई है 2 आ गई। उसके बाद ऐसे ही यहाँ पर से जो v आ रहा है ना, जो हमारे पास v आ रहा है वो आपका है 1/3, और v की वैल्यू तो खुद को पता है आपको कि 1/y है, तो 1/y 1/3 है, तो y की वैल्यू आ गई कितनी है आपके पास 3। अल्टीमेटली आपके पास लास्ट जो है W की वैल्यू 1/5 है, तो W आपके पास है 1/z, तो यानी कि Z की वैल्यू कितनी आ गई है 5। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इवन है और बेस्ट है, मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आंसर आ गया और आप वेरीफाई करवा सकते हो वैल्यू प्लेस करके। चलिए आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट जो अपने पास है ना, ये एनसीईआरटी में इसके बारे में नाम नहीं है, फिर भी सुन लेते हैं। देखो होमोजीनियस क्या है, होमोजीनियस के बारे में आपको बता चुका हूँ। होमोजीनियस का मतलब इसके अंदर आपके पास हर टर्म में जो वेरिएबल्स आएंगे उनकी पावर सेम है, तो जिसमें 1 1 और वो 0 है तो उसको काउंट ही मत करो, तो ये आपकी होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस में खास बात क्या है कि D1 D2 D3 वो क्या आते हैं आपके 0 हो जाते हैं। अब इसमें जो सोल्यूशन के टाइप्स आएंगे तो आप खुद सोचो, यहाँ पर से देखो A इनवर्स B लिखा पड़ा है, और आपके पास जो B है ना, B आपका नल मैट्रिक्स है, बी आपका नल मैट्रिक्स आएगा, और नल मैट्रिक्स के साथ आप एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आपका नल मैट्रिक्स मतलब 0 बन रहा है, ऐसा मतलब। तो अब आप डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका मान लो 0 नहीं आया, तो ऊपर 0 नहीं है, ऊपर 0 है नीचे 0 नहीं है, तो आपको पता है 0 अपॉन कुछ भी तो 0 नहीं, यानी 0 डिवाइड बाई 5 करूंगा तो आंसर कितना था 0। तो कुल मिला के समझ में आया कि ऊपर जब आपके पास 0 आ गया तो नीचे
डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो मतलब जीरो नहीं है, तो ये फाइनली जीरो बनेगा। तो उस केस में जब डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका जीरो नहीं होता है तो आप क्या बोलते हो कि इसके अंदर ट्रिवियल सोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिवियल। ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर से एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू जीरो, जेड की वैल्यू भी क्या आएगी आपकी जीरो, इसको बोलते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। ट्रिवियल का मतलब ऐसे कि कोई काम का ही नहीं, सब कुछ जीरो आया है ना। ट्रिवियल मतलब गैर जरूरी टाइप, गैर जरूरी कि जरूरी सा नहीं है, ये तो जीरो जीरो आ रहा है, कोई काम का ही नहीं है। और जब आपको सोल्यूशन मिल गया तो कितने सोल्यूशन मिलेंगे इसमें? ओनली वन। इसी को आप क्या बोल रहे हो? यूनिक सोल्यूशन, है ना, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है। अगर डिटरमिनेंट ऑफ जीरो नहीं है तो ऊपर भी जीरो, तो जीरो बाई जीरो बन रहा है वही चीज। तो जीरो बाई जीरो में हम कितने सोल्यूशन बोल रहे थे पीछे? इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट सोल्यूशन बन गया। और इसमें नॉन ट्रिवियल का मतलब है कि बहुत सारे सोल्यूशन मिलेंगे पर एक्स जीरो वाई जीरो जेड जीरो के अलावा मिलेगा, है ना। एक्स जीरो वाई जीरो जेड जीरो के अलावा कुछ ना कुछ मिलेगा, तो नॉन ट्रिवियल मिलेंगे पर बहुत सारे मिलेंगे। समझ में आ गई मेरी बात? तो चलो आगे बात करते हैं, इसको देखते हैं, कोई क्वेश्चन हुआ तो उसको समझते हैं। तो इनफाइनाइट के अंदर तो वही है जैसे अभी हमने कराया था, के वगैरह लेके करना होता है, वही चीज है। तो चलो भाई देखो, अब आप इक्वेशन देख के पहचान गए कि D1 D2 D3 आपके जीरो है, इसका मतलब ये होमोजेनियस वाला केस है। तो आप क्या करो, सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो इसको आप जब सजा के लिखोगे वही चीज, तो आप देखो भाई क्या बनेगा। ये आपका दो, तीन, माइनस तीन, तीन माइनस तीन, एक, तीन माइनस दो माइनस तीन, सही लिखा है हम लोगों ने। दो तीन माइनस तीन, तीन माइनस तीन, एक, तीन माइनस दो माइनस, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास ये आएगा एक्स वाई जेड आएगा, और ये आपका वही नल मैट्रिक्स आएगा, जीरो जीरो जीरो। ठीक है। अब अपने पास ये जो चीज है वही लिखी पड़ी है ना, सीधा लिख दो इसको कि आपके पास एक्स बराबर में ए इनवर्स बी, वो आप लगाना है, वही चीज है। तो ये आपका कहीं ना कहीं ये आपका ए, ये आपका एक्स, और ये आपका क्या बन गया? बी। तो वही चीज है, समझ में आ गई मेरी बात? तो आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा कि अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो तब तो आपका एक्स जीरो वाई जीरो जेड जीरो सोल्यूशन बनेगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, सारी चीज डिटरमिनेंट ऑफ ए डिपेंड है कि तू तो भाई तू ही बचा सकता है मेरी जिंदगी, बताओ क्या आया। तो एक्सपेंड अलोंग रो वन कर रहा हूँ, तो कितना आएगा? टू। अंदर क्या बनेगा? तो ये गया भाई साहब, ये गया तो माइनस तीन, तीन तिया नौ, उसके बाद आएगा कितना? माइनस का टू और प्लस का टू बन जाएगा बाद में, है ना। उसके बाद यहाँ पर से ये आपका कितना आएगा नेक्स्ट? माइनस तीन। यहाँ से बनेगा ये गया तो माइनस का नौ, और ये बन जाएगा माइनस का तीन। ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट आ रहा है अपना आ जाएगा माइनस तीन, और क्या बनेगा अंदर? तीन दूनी छः माइनस का। ठीक है। उसके बाद ये बनेगा कितना? माइनस का नौ, और एक और माइनस है तो प्लस का नौ हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्या है अपनी किस्मत में। नौ और दो ग्यारह, दूनी बाईस हो गया। ये बनेगा आपका कितना? माइनस का बारह, माइनस का बारह माइनस तीन प्लस का छत्तीस। ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो है अपने पास आएगा कितना? तीन, और तीन गुणा माइनस तीन हो जाएगा माइनस का नौ। ठीक है। तो जो भी आ रहा है आपको दिख रहा है यहाँ पर से कि ये जो भी आ रहा है ना, तो 22 प्लस में 36 माइनस नौ करूँगा तो कितना हो जाएगा? 27। तो 27 और 22 कितना होता है? 7 और दो नौ, दो और दो चार, तो 49 आ रहा है, 49। और 49 आपका जीरो के बराबर तो नहीं है, नहीं बढ़िया चीज है। डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर आपका नॉट इक्वल टू जीरो है इस केस में, होमोजेनियस के केस में, तो हमारा जो सोल्यूशन आएगा ना वो आपका क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा। और यूनिक सोल्यूशन भी कौन सा होगा? ट्रिवियल सोल्यूशन बोल रहे हैं इसको ना, ट्रिवियल, ट्रिवियल सोल्यूशन। तो इसमें क्या आंसर आएगा सर इसका? इसका आंसर आएगा एक्स जीरो, वाई जीरो, और जेड भी जीरो, ये इसका आंसर है। ठीक है। तो आप देख लो, जीरो जीरो डाल दो, सारा ही सारी इक्वेशन जीरो बन जाएगी, ये चीज है। अब अगला देखते हैं। तो अब देखो अगला क्या आ रहा है। अगला भी कुछ ऐसा है कि अब होमोजेनियस ही आ रहा है, होमोजेनियस का क्वेश्चन है। तो फिर से चेक करना है, तो उसके लिए आपको पहले इसमें करो मैट्रिक्स में कन्वर्ट। वन थ्री माइनस टू, टू माइनस वन फोर, वन माइनस 11, और ये 14। ठीक है। उसके बाद इधर आपका जाएगा एक्स वाई जेड, फिर आएगा आपका कितना? जीरो जीरो जीरो। ठीक है। चलो करते हैं फटाफट से टेस्ट। तो यानी अब अपने पास जो है ना ये आ रहा है आपका ए, तो यहाँ पर सीधा ए। ठीक है। ये आपका बन जाएगा एक्स, और ये आपका बन जाएगा बी। तो डायरेक्टली आपको आंसर निकालना है। एक्स बराबर इनवर्स बी कर लेंगे, वही चीज बनेगी एक्स बराबर ए इनवर्स बी। तो ये जो चीज़ है इसको मार्क कर लेते हैं, फर्स्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ करेंगे। अब आप मुझे बताओ कि भैया डिटरमिनेंट पे हमारी ज़िंदगी रुकी पड़ी है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो। तो एक्सपेंड कर रहा हूँ अलोंग किस पे? रो वन पे। तो आपका वन और अंदर क्या बनेगा? ये गया तो माइनस का 14, है ना। और ये जाएगा कितना? माइनस का 44 प्लस का 44 बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद माइनस का 3 आएगा, और अंदर क्या बनेगा? ये गया तो 14 दूनी 28, 28 माइनस 4। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा अपने पास माइनस टू के साथ, और ये कितना बनेगा?
ये गएगा तो आएगा -22, और ये आपका -1, और फिर एक और माइनस आएगा तो +1 बन गया। तो अब कितना बन गया देखो, ये अब की बार किस्मत कैसी रहती है, तो 14 -44 करूँगा तो 0, और ये 30, ठीक है, प्लस का, उसके बाद -3, और अंदर क्या बन गया, 28 -4 कितना होता है, 24, तो डायरेक्टली 72 बन जाएगा। आगे -2 चल रहा है, अंदर क्या बन गया आपका, -22+1 -21, तो ये आपका 30 -72, और ये जाएगा कितना, +42। तो इस बार किस्मत है क्या साथ साथ, और यार तो जीरो आ गया। अब जीरो आ गया तो आप समझ गए ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितने, इनफाइनाइट, क्योंकि होमोजीनियस है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मतलब नॉन ट्रिवियल वाला केस है। तो ऐसे में इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो अभी हम सीख के आए थे ना, वही के वाला सिस्टम, यानी आपके पास जो इक्वेशन सारी है ना, इसमें आप जेड को क्या मान लोगे, लेट जेड को आप क्या मान लो, के, वही चीज है, वैसे ही सोल्व करना है। तो आप कोई भी क्वेश्चन डालो तो मैं बेस्ट है कि पहली और तीसरी उठाऊंगा। एक्स प्लस में 3 y -2z बराबर 0 को उठाया, और यहाँ से x -11y और प्लस में 14z बराबर 0। अब z को k से रिप्लेस करा देते हैं, तो z को जब k से रिप्लेस कराऊंगा तो ये आपका बन जाएगा कितना उधर भेज दे, तो ये बनेगा आपका 2k। उसके बाद इधर x -11y, ये 14k है, उधर जाके हो जाएगा माइनस का 14k। इसको रिजोल्व करने के लिए आपको पता है एक्स को कोफिशिएंट सेम है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस, ये प्लस बनेगा, और ये आपका बन जाएगा प्लस, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब ये कितना बन गया भाई, देखो ये आपका 11×3 = 14 y हो जाएगा, और यहाँ पर से जाएगा कितना, 16k। तो यानी y बराबर में 16/14k। तो काट देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y बराबर हो जाएगा 16/14, कितना हो गया, तो ये तो आ गया आपका 8/7 के। तो y की वैल्यू आ गई, जब y की वैल्यू आ गई तो सीधा सीधा आप x की वैल्यू निकालो, और x की वैल्यू कहाँ से आएगी, z तो अपना k ही है, यहाँ से निकाल ले, कैसे कहाँ से निकाले भाई, यहाँ से निकाल लेते हैं, इस इक्वेशन से ना, इसको उठा लो। तो बताओ x की वैल्यू निकालने के लिए सारा उधर जाएगा, तो उधर बन जाएगा आपका सीधा सीधा सा 2z में 3y। अब अपने पास z आपका k है, और 3y की वैल्यू कितनी है अपने पास, 8/7k। तो x की वैल्यू जाएगी 2k माइनस में 24/7 के, एलसीएम ले लो, तो हो जाएगा 14 -24, 14 - 24 हो जाएगा माइनस का 10/7 के। ये आ गया भैया ना, ठीक है। तो ये ही आंसर है, बस इसको ना, ये इसका आंसर है, बस छोड़ दो, इतना यही है और कुछ नहीं है। चलो आगे बात करते हैं। तो अपने पास देखो क्या है, वर्ड प्रॉब्लम आ रही है, तो वर्ड प्रॉब्लम बिल्कुल आ सकती है अपने पास, है ना, बड़े मार्क्स में आती है। तो वर्ड प्रॉब्लम से सबसे पहले आपको इक्वेशन फ्रेम करना पड़ेगी, तो पढ़ते हैं जल्दी से, क्या करा है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6, यानी 3 नंबर की बात हो रही है, ठीक है। और देखो लास्ट में लिखा पड़ा है फाइंड द नंबर्स यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, तो मैंने इतना पढ़ा ना, मुझे समझ में आ गया 3 नंबर की बात हो रही है, तो 3 अननोन्स है। तो आप यहाँ पर से लेट कर लो, लेट फर्स्ट नंबर, पहले नंबर को आप क्या मान लो, एक्स, सेकेंड नंबर को आप क्या मान लोगे, वाई, और थर्ड नंबर को आप क्या मानोगे, जेड, ठीक है। तो मान लिया, अब केसेस बनाओ। केस 1, केस 1 आपको क्या दे रखा है, केस 1 हमें दे रखा है कि अगर तीनों नंबर्स को ऐड करता हूं, तो मतलब x + y + z बराबर 6, ठीक है। अब दूसरा केस क्या कर रहा है, दूसरा केस, केस 2, दूसरी इक्वेशन में क्या बोल रहा है, देखो भाई, इफ यू मल्टीप्लाई द थर्ड नंबर बाय 3, यानी कि तीसरे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तीसरा नंबर ये है z हमारे हिसाब से। तो जैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई करा 3 से, तो आगे क्या बोल रहा है, एंड ऐड सेकेंड नंबर 2, यानी दूसरा नंबर इसमें ऐड करता हूँ, तो दूसरा नंबर कौन सा है, वाई, कर दिया ऐड। उसके बाद क्या करा है, देन हमारे को क्या मिल जाता है, 11, ये चीज है, ठीक है भाई, बन गई। केस थर्ड क्या बोल रहा है, केस थर्ड बोल रहा है कि बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, यानी कि मैं अगर फर्स्ट और थर्ड को ऐड करता हूं तो क्या होता है, वी गेट, हमें मिलता है क्या, डबल ऑफ द सेकेंड नंबर, यानी वी गेट मतलब बराबर डबल ऑफ सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर आपका वाई, उसका डबल कर दो। तो अब ये बन गए अपने पास। अब इनको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप बनोगे तो क्या बनेगी भाई, ये तो आपकी स्टैंडर्ड ही लिखी पड़ी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा पड़ा है, 3, ये आप इसको y को आगे लो, y + 3z बराबर में 11, और यहाँ पर से इसको बोलो तू इधर आ जा, तो ये आ जाएगा x प्लस प्लस थोड़ी इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x -2y + z इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं रहेगा, 0, ठीक है, सारे 0 नहीं आ रहा, एक 0 आ रहा, ठीक है भाई। अब यहाँ पर समझो, क्या समझना है आपको, कुछ नहीं समझना, वही है। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तो मैट्रिक्स फॉर्म में आपका ये क्या बन जाएगा, देखो मैट्रिक्स फॉर्म में बनेगा 1 1 1, ठीक है। इसमें x है नहीं, तो 0 3
अरे जल्दीबाजी करते हैं। 0 1 3 1 - 2 1 है ना, ये जेड है, ये जेड है भाई, मेरा जेड ऐसे बनता है 2 जैसा। तो 1 - 2 1, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आपके पास वही आएगा एक्स वाई जेड, और ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका बी बनेगा 6 11 0। अब फटाफट से ये आपका ए वही बन गया ना, तो आप अल्टीमेटली क्या निकालोगे, पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालोगे, तो आपके पास ये एक्स बराबर ए इनवर्स बी आ गया। और आप क्या करोगे, फर्स्ट मार्क करके छोड़ रहा हूँ हमेशा से ठीक है। तो भाई डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आएगा, तो ये आपका ए लिखा पड़ा है ना, दिस इज ए, दिस इज एक्स, दिस इज बी। तो यानी ए का डिटरमिनेंट आएगा, तो अलॉन्ग रो टू कर रहा हूँ, 0 के साथ आएगा, वो लिखो ही मत। उसके बाद ये आपका आएगा -1 है ना, माइनस के साथ आएगा। अंदर क्या बनेगा, अंदर बनेगा अपने पास ये गया, ये गया, तो 1 - 1, तो फिर से यहाँ पर 0 ही बन रहा है ना। उसके बाद लास्ट आएगा अपने पास कितना, -3 के साथ आएगा, +3 के साथ आएगा। अरे एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, हमने गड़बड़ कर दी क्या, यहाँ पर से बीच में माइनस थोड़ी आता है, तो बीच में तो प्लस ही आएगा, हालांकि बनेगा 0 ही। उसके बाद इस पे आऊंगा, तो ये आपका -3 के साथ आएगा, -3, और अंदर क्या बनेगा, ये गया, ये गया, तो बनेगा -2 और -1, तो -2 -1 जाएगा -3, ठीक है। तो अल्टीमेटली अपने पास जो आ रहा है ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, तो आपका +3 बनेगा, +9 बनेगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, यूनिक ही आएगा अपने पास है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 मतलब यूनिक सोल्यूशन है। तो अब आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर से एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालो सरकार, निकालेंगे, ठीक है। कितना आएगा एडजॉइंट ऑफ ए, देखो फटाफट से निकालते हैं। तो ये गया, ये गया, तो आपका बनेगा 1, फिर बनेगा +6, तो 1 + 6 कितना जाएगा 7, ये आपका आ गया 7। उसके बाद अगला आएगा आपका नेगेटिव के साथ, तो ये गया 0, तो बनेगा -3, और -3 के आगे एक नेगेटिव रहेगा, तो बन गया +3। उसके बाद ये गया, ये गया, तो बनेगा 0, 0 आ गया जाएगा आपका -1, ठीक है। अगला, अगला क्या बनेगा, ये गया तो 1, फिर आएगा +2, 1 + 2 कितना जाएगा 3, लेकिन माइनस के कारण कोफैक्टर का -3, ठीक है। अब क्या बनेगा, ये गया तो बनेगा 1, और ये -1, ये तो बनेगा आपका 0। उसके बाद अगला क्या बनेगा, तो अगला हमारे पास ये गया और ये गया ना, ये और ये, तो ये बन गया अपने पास -2 -1, तो -3 आएगा, लेकिन एक और कोफैक्टर के कारण क्या बन जाएगा, +3, ठीक है। अब अगला क्या करा है, देखो ये गया 3 - 1, 3 - 1 तो जानते हो ना कितना होता है 2। उसके बाद ये गया, ये गया, तो बनेगा 3 - 0, तो 3 आएगा, और लेकिन माइनस लग जाएगा कोफैक्टर के कारण। उसके बाद लास्ट आपका ये आ जाएगा, ये कितना बनेगा 1 - 0, तो 1 ही आएगा। तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, इसका ट्रांसपोज कर दो आप, ट्रांसपोज कितना बनेगा देखो, 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1। तो अब आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, तो अब आपको क्या करना है, लगाओ फॉर्मूला है ना। तो x बराबर में ए इनवर्स बी, तो x बराबर में ए इनवर्स निकालना ले, तो डिटरमिनेंट ऑफ 1/9, और ये आपका एडजॉइंट लिख लेता हूँ, 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 1। इसको मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, इससे, कहाँ है बी भाई, 6 11 0, 6 11 0। तो यहीं कर लेते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इधर ही, हाँ भाई आ जाएगा, है ना। कितना बनेगा देखो, 7 × 6 42, और -33, तो 42 -33 कितना हो जाएगा, 42 -33 जाएगा कितना 9, ठीक है। उसके बाद ये बनेगा आपका 6 18 0 0, तो 18 बनेगा ये, ठीक है। उसके बाद जो अगला आएगा, एक मिनट, 18 को बेचारे को आराम से बैठाओ ना, कोने में क्यों छोड़ दिया बढ़िया तरीके से, हाँ बीच में ना। उसके बाद -6 और +33, तो -6 +33 कितना जाएगा, मेरे ख्याल में 27 आ रहा है। तो आप जब इसको काटोगे तो दिख रहा है आपको, इसको तो यहीं कर लेते हैं इधर ही, देखो जैसे आप इसको काटोगे तो आपको दिख जाएगा कि यार 9 से 9 कटेगा, 1 2 3 आएगा, तो x बराबर आ गया आपका 1 2 3। तो अल्टीमेटली आपको पता चल गया कि x की वैल्यू 1 आ जाएगी, y आपका 2 आ जाएगा, और z आपका क्या जाएगा 3। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गया। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो, देखो 3 और 2 5 और 1 6 आ गया। उसके बाद आप रखो इसमें, देखो 2 प्लस में 3 3 9 और 2 11 हो गया। तो सेटिस्फाई करवा रहा है सबको, जब 2 को सेटिस्फाई कर गया तो सारे हो गए, है ना, आंसर आ गया। नेक्स्ट, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो एक और वर्ड प्रॉब्लम है अपने पास, तो इसको जल्दी से समझते हैं, पढ़ते हैं क्या कह रहा है। देखो
सबसे पहले द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, यानी कि यहाँ पर 4 किलो ऑनियन है, 3 किलो गेहूं है और 2 किलो चावल है, उनकी कुल मिला के कॉस्ट क्या दे रखी है आपको? 60 रुपए। ठीक है, तो मैं लास्ट में देखता हूँ किसको क्या लेट करना है, तो सीधा लास्ट में आते पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाई मैट्रिक्स मेथड, यानी कि आपको यहाँ पर से हर आइटम की कॉस्ट बतानी है 1 किलो के हिसाब से। सोचो आप मार्केट में जाते हो तो आप 4 किलो प्याज लेने गए, अब थोड़ी 4 किलो प्याज लोगे तो आप पहले पूछोगे नहीं कि भाई 1 किलो कितने का है, तो मान लो 1 किलो आपका 20 रुपए का है ना, तो उसके हिसाब से 4 किलो कितना का पड़ जाएगा, तो आपको क्या करो 20 × 4 करोगे तो 80 रुपए हो गए। तो ऐसे ही यहाँ पर से टोटल आपके पास इतना किलो आपने खरीदा, कुल मिला के 60 रुपए दिए, तो आपको यार ये तो पता होगा ना कि भाई कॉस्ट जो है उसकी 1 किलो की क्या होगी, तो वो यही पूछ रहा है कि हर आइटम की कॉस्ट 1 किलो की क्या होने वाली है, तो वो बता दो। इसका मतलब हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या लेट करेंगे, लेट यहाँ पर से कॉस्ट ऑफ 1 kg है ना, या कॉस्ट ऑफ पर केजी, किसकी किसकी बात कर रहे हैं? ऑनियन की। तो ऑनियन मान लेते हैं कितना, X रुपीज मान लेते हैं। ऐसे यहाँ पर से कॉस्ट ऑफ पर केजी ऑफ क्या लेना है आपको? सेकंड, गेहूं। तो पर केजी गेहूं का ले लो, वीट का, ये कितना हो जाएगा? इसको मान लेते हैं Y रुपीज। ठीक है, उसके बाद अगला जो है कॉस्ट ऑफ पर केजी, इसको क्या मान लेते हैं? राइस, और राइस को हम क्या मान लेते हैं? Z रुपीज। क्लियर? आगे बात समझ में। अब यहां से इक्वेशन बनाते तो केसेस पढ़ते हैं भाई। केस 1 क्या कह रहा है? केस 1 हमारे पास कह रहा है कि 4 किलो ऑनियन, तो 4 किलो की कितनी जाएगी? 4x। उसके बाद अपने पास यहाँ पर से 3 किलो गेहूं है, तो 3y कर देता हूं, और उसके बाद 2 किलो चावल, तो 2z बराबर टोटल कितना होगा? 60। बन गया केस 1। केस 2 क्या कह रहा है? केस 2 हमारा कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूं और 6 किलो चावल है, तो 2 किलो आपके पास ऑनियन है, 2x कर देता हूं, प्लस में 4 किलो गेहूं 4y, उसके बाद 6 किलो चावल है इस बार, तो 6z बराबर टोटल कितना दे रखा है आपको? 90। ठीक है, तो एक काम करता हूं, मुझे दिख रहा है यहाँ पर से कुछ कि आप 2 से डिवाइड कर दो, छोटा कर दो उसको, तो ये बन गया आपका x प्लस में 2y प्लस में 3z बराबर में 45। ये आपको थोड़ा सा जितना मौका मिले इसको छोटा कर दो। अब केस 3 क्या कह रहा है? देखो केस 3 क्या कह रहा है? हाँ भाई, कहाँ गया कहाँ गया, हाँ यार, कॉस्ट ऑफ 6 किलो प्याज है, 2 किलो गेहूं है और 3 किलो चावल है, तो इस बार 6 kg मतलब 6x, उसके बाद 2 किलो व्हीट है, तो 2y प्लस में ये आपका पास है 3 किलो चावल, तो 3z बराबर टोटल मिला के हो जाएगा आपका 70। तो सबसे पहले इक्वेशन हमने बना ली है। अब इन इक्वेशन को हमारा क्या काम है? मैट्रिक्स का यूज करना पड़ेगा, मैट्रिक्स में लिखा पड़ा है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर से अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, तो भाई इसको एक काम करते हैं, इधर कर ले क्या? चलो इधर कर लेकर। तो आप मुझे बताओ यहाँ से आप लिखोगे तो यह आपका कितना बना पड़ा है? यहाँ पर से आपका जो मैट्रिक्स आएगा ये बताओ क्या आएगा? तो ये आएगा 4 3 2, है ना, 4 3 2, इधर से आएगा 2 4 6, इधर से कितना आएगा? 6 2 3, आ गया। उसके बाद हमारे पास जो वेरिएबल है वो तो एक्स वाई जेड चल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो एक्स वाई जेड चल रहे हैं। उसके बाद बराबर में आपका जो बी मैट्रिक्स बनेगा वो ये रहा आपका 60 45 70, 60 45 और ये 70। ठीक है, अब अपन को पता है क्या करना है, सीधा सीधा से ये आपका क्या हो गया? ए, ये आपका क्या हो जाएगा? एक्स, और ये आपका हमेशा क्या हो रहा है? बी। तो ए एक्स बराबर बी, तो डायरेक्टली कर देता हूँ क्या कि भाई क्या करना है, एक्स बराबर में ए इनवर्स बी कर दो। अरे इनवर्स लिखना है ना, ए इनवर्स बी, इसको मार्क कर लेते हैं फिर से इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब जल्दी से ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा एडजॉइंट, वही परेशानी, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेता है। किधर निकालेगा? ये निकालने क्या, या उससे पहले आपको डिटरमिनेंट तो निकाले, बट डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो। चलो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है वो निकालो पहले, तो सारी जिंदगी अपनी डिटरमिनेंट ऑफ ए पे डिपेंड है इधर तो। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आएगा? देखो कितना आएगा, तो अपने पास ये गया ना, एक्सपेंड कर रहे हैं अलोंग रो 1, तो 4 ब्रैकेट में कितना बनेगा भैया? 4, ये क्या, तो 4 या 12 माइनस 12, तो 12 माइनस 12 ये तो 0 हो जाएगा, है ना। हाँ सही है क्या? 4 3 12 बिल्कुल सही है। उसके बाद आएगा -3, और ये कितना बनेगा? -3 के साथ, तो ये हमारे पास यहाँ से गया, तो 3 दूनी 6, 6 माइनस में कितना जाएगा? 36, है ना, 6 माइनस 36, ये आ रहा है। ये गया, ये तो 3 दूनी 6 और 6 गुणा 6 36। अरे एक मिनट रुको, यहाँ पे 2 4 से थोड़ी, अपन को तो 1 2 3 लेना है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, करेक्शन करेक्शन करेक्शन, हाँ भाई यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। देखो ये 2 4 से मैंने इसके ले लिए 1 2 3 लेना है, तो इसको 1 2 3 कर देते हैं, 1 2 3, अब ठीक है। ठीक है, अब चाहे दोबारा से कर लेते हैं दोबारा से।
तो अब देखो ना ध्यान से ना, मैंने इसके कोपेंट ले लिए, गलती हो गई थी। चलो भाई यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ आप निकालो तो कितना आएगा, 4 के साथ। 4 के साथ कितना बनेगा, ये गएगा तो 3 दूनी 6 -6, तो ये अल्टीमेटली बनेगा तो 0, इधर तो कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर -3 के साथ कितना आएगा, ये गए तो 3 - 18, 3 - 18 कितना होता है, 3 - 18 कितना होगा, तो -15, ये आ गया -15। उसके बाद यहाँ से कितना बनेगा भाई, ये गया ये गया, तो ये बन गया आपका 2 - 6, है ना, +2, और यहाँ बनेगा 2 - 6, यही बन रहा है। हाँ, 2 - 1 मिनट रुको, 2 -12, 2 - 12, ठीक है। 1 मिनट दोबारा चेक कर लेते हैं, 2 - 12, ठीक है। अब ये कितना बन गया, देखो ये तो 0 है, यहाँ से आपके पास बनेगा 45, और यहाँ से कितना बन रहा है अपने पास 10, है ना, माइनस का, और माइनस का 20 बनेगा, तो ये आ गया आपका 25, और 25 0 के बराबर नहीं है, तो यूनिक का केस बन गया अपने पास, है ना। अच्छा, अब क्या करना है, अब डिटरमिनेंट ऑफ ए तो आ गया, अब आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट, तो एडजॉइंट निकालते हैं अगले पेज पे। तो पहले तो ए लिखना पड़ेगा आपको, तो ए दोबारा से लिखो भाई, कितना आ रहा है, तो 2, 4 3 2 1 2 3, 4 3 2 1 2 3, ठीक है। उसके बाद है 6 2 3, 1 2 3 और 6 2 3, ठीक है, ये ए आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, कोई परेशानी की बात ही नहीं है, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं जल्दी से भैया, इसका कितना आ रहा है, उसका ट्रांसपोज कर देंगे, है ना, को फैक्टर का। तो भाई कितना आ गया देखो, ये गया ये गया, तो ये आपके पास कितना आएगा, 4, और ये गया 3 दूनी 6 -6, तो ये कितना आ गया आपका 0, ये तो शून्य आ गया। अच्छा, यहाँ से कितना आएगा, ये गया ये गया, तो 3 माइनस में कितना आ रहा है, 18, 3 - 18 कितना हो जाएगा, -15, लेकिन यहाँ पर कोफैक्टर का 15 हो जाएगा। उसके बाद ये गया आएगा आपका कितना, 2 - 12, 2 - 12 कितना हो गया, -10, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसके लिए निकालेंगे, 3 × 9 - 4, 9 - 4 हो जाएगा आपका कितना, 5, लेकिन यहाँ पर कोफैक्टर का -5। उसके बाद ये गया तो 4 × 12 -12, तो यहाँ पर फिर से क्या आएगा, शून्य। ये गया तो अगले में 4 दूनी 8 -18, 8 - 18 कितना होगा, -10, लेकिन +10 हो जाएगा कोफैक्टर के कारण। उसके बाद इधर से इधर गया तो 3 × 9 - 4, 9 - 4 कितना होता है, 5, इधर तो आपके पास प्लस का ही आएगा। इधर में आएगा 4 × 12 -2, 12 - 2 कितना होता है, 10, लेकिन ये माइनस आ जाएगा, -10। उसके बाद ये गया तो आपका आएगा 4 दूनी 8 -3, वो कितना होता है, 5। इसका आप ट्रांसपोज कर दो तो एडजॉइंट आ जाएगा कितना, 0 15 -10, -5 0 10, 5 -10 5, ये आ गया अपने पास, है ना भाई। अब एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, तो आपको क्या करना है, फाइनली हमारे पास निकालना है आपको क्या, कि भाई फ्रॉम फर्स्ट आ जाओ, यह आपका आएगा x बराबर में ए इनवर्स इंटू में b, और ए इनवर्स इंटू बी आ गया, तो आप वैल्यू रखो जल्दी से। तो भाई x बराबर में मुझे बताओ ए इनवर्स कितना है अपने पास, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए अपना कितना आया था पीछे, 25, सीधा कर दूं, 1/25 डिटरमिनेंट ऑफ ए, और आपके पास एडजॉइंट आएगा 0 -5 5 15, 0 -10, और ये आपका -10 10 5, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना, बी क्या है अपने पास भाई, बी आपके है ये रहा, 60 45 70, 60 45 70, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी से, इधर कर लेता है इसको, तो x बराबर में 1/25 को अपन यहीं रखते हैं, ठीक है। ये क्या बनता है देखो भाई जल्दी से, तो ये आपका बनेगा 0, ये जाएगा 45 × 5, तो माइनस का कितना बन जाएगा, 5 चौक 20 55 25, यानी कि यहाँ पर बनेगा आपका माइनस का 225, 225 है ना, 225, ठीक है। अगला कितना आएगा भाई, 7 × 5, 7 हो जाएगा आपका 350, ठीक। उसके बाद अगले में चलेंगे तो 15 × 60, 15 × 6 करेंगे, 15×6 90, यानी 900। उसके बाद नेक्स्ट कितना आएगा भाई, ये तो 0 हो जाएगा, ये बनेगा माइनस का 700, कितना आ रहा है, माइनस का 700, ठीक। उसके बाद अगले वाले के निकालेंगे तो ये माइनस का 600 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये बनेगा आपका 450 पॉजिटिव। उसके बाद जो अपना प्लस का आएगा 70 × 5 300, 300, 1 मिनट इसको थोड़ा दरवाजा बड़ा बड़ा करते हैं, 7 × 70 × 5 350, ये आ गया ना फाइनली। तो इनको रिजोल्व कर लेते हैं, क्या रहा है देखो भाई, x बराबर में 1/25, अंदर क्या बनेगा, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, ये आएगा 250 2500,
125, ठीक है। ये कितना बनेगा आपका 200। ये कितना बनेगा हमारे पास, तो ये बनेगा 4 और 3 7 800, 600 और 800 का डिफरेंस हो जाएगा कितना 200, यही आ रहा है। तो अल्टीमेटली अब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो और आंसर आ गया अपने पास। कितना आएगा भाई डिवाइड करते ही, 25 से डिवाइड कर दो इसको, कितना जाएगा, ये जाएगा 25 पंजे 125, 25 अट्ठे 200, ये 8। तो अब इसको आप जब कंपेयर कराओगे तो अपने पास एक्स मैट्रिक्स है, उसमें एक्स चल रहा है, तो पहली वैल्यू एक्स की वैल्यू 5, उसके बाद वाई की वैल्यू कितनी जाएगी 8 और जेड की कितनी जाएगी 8। यानी कि यहाँ पर से हमारा जो एक्स है ना वो क्या था अपने पास प्याज, यानी प्याज 5 रुपये किलो, ठीक है। ये 8 रुपये किलो गेहूं, और जेड आपका दे रखा है क्या, चावल 8 रुपये किलो। क्या जमाना था भाई साहब, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। तो आपको समझ में आ गया। इस तरीके से आपको हर चीज़ों को ध्यान से करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हो रही है, इस तरह की वैल्यूज मिस्टेक, ये ध्यान से करनी है, क्योंकि ये गलती हो गई ना तो सारा आपके मैथ पे पानी पड़ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो अब हमारे पास देखो लेक्चर खत्म हो चुका है, पर लेक्चर खत्म हुआ है आपका सीखना नहीं। हमने यहाँ पर से सारी बातें समझ ली है, मैंने आपको सारी बातें समझा दी जो जो हमारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। सारे कॉन्सेप्ट लगभग मैंने कवर कर दिया। अब आपको क्या करना है, बस प्रैक्टिस करना है। तो भाई प्रैक्टिस जोरों जोरों से करो, क्योंकि अब आपका यहाँ पर से समझ रहे हो ना, ये जो सेशन है जो आज मैं बना रहा हूँ वीडियो, उस वक्त यहाँ से आपकी मैथ स्टार्ट कर देनी चाहिए आपको। जब छुट्टियाँ पड़ेंगी उसमें आप एकदम एक्सपर्ट हो जाओ, जो भी आपका सिलेबस चल रहा है अभी इसी जगह पर जो चीज़ है, तो फटाफट से चीज़ों को कवर करते चलो। और फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।